Hello students, hope you all are doing good. Today we are doing a chapter named The Mughal Period. इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं मुगल पीरियड. जब तक इंडिया में मुगल पीरियड रहा उसमें इंडिया में क्या क्या चेंजेस आए. एन आउटलाइन ऑफ द ग्रोथ ऑफ द मुगल एम्पायर. With the attack of Timur, Delhi became a desolate city. According to Madhyani, the city was badly ruined and for 2 full months not even a single bird moved its wings in Delhi. और जब तिमूर ने अटैक किया था दिल्ली में तो इतना बुरा हाल हो गया था दिल्ली का कि ऐसा बोला जाता है, ऐसा लिखा हुआ है कि 2 महीने तक कोई बर्ड भी दिल्ली की तरफ नहीं आया. इन 1412 द लास्ट तुगलक रूलर नसीरुद्दीन मोहम्मद पास्ड अवे एंड विद दिस द तुगलक डायनेस्टी came to closure. A number of small kingdoms arose in India. The Sayyid dynasty and the Lodi dynasty both suppressed the Tughlaq dynasty. Ibrahim Lodi was an egoist ruler. Daulta Khan Lodi invited Babur, the king of Afghanistan, to attack India and overthrow the Ibrahim Lodi. Babur had been nurturing the ambition of attacking Hindustan for some time. जो सैयद डायनेस्टी थी, लोधी डायनेस्टी थी, दोनों ही तुगलक डायनेस्टी के बाद ख़त्म हो गई थी. इब्राहिम लोधी जो कि एक इगोइस्ट रूलर था, दौलता खान लोधी ने बाबर को इनवाइट किया जो कि किंग ऑफ अफ़गानिस्तान था कि इंडिया में आके अटैक करने के लिए उसने बुलाया बाबर को ताकि जो लोधी डायनेस्टी है, इब्राहिम लोधी की जो डायनेस्टी है वो ख़त्म हो सके. ठीक है, लेकिन जो बाबर था वो पहले से ही इंडिया को जीतने का सपना देख रहा था. यहाँ पर उसे इनविटेशन मिलता है तो ही इमीडिएटली रिस्पॉन्ड टू द इनविटेशन एंड लेड 5 एक्सपीडिशंस अगेंस्ट इंडिया बिटवीन 1519 टू 1526 AD. और वो इस इनविटेशन को स्वीकार कर लेता है और एक के बाद एक 5 एक्सपीडिशन एक साथ करता है. इंडिया में 5 बार अटैक करता है इन बिटवीन 1519 to 1526 AD. In the beginning, however, he restricted himself to the border regions. In 1519 AD, Babur led his first expedition against India and stormed Bahira and Bajur on the Jhelum. Babur received an embassy from Daulta Khan Lodi, led by his son Dilawar Khan. During the fifth and final expedition in 1525, Babur defeated Daulta Khan Lodi and conquered Punjab. दौलता खान लोधी जिसने बाबर को बुलाया था लास्ट एक्सपीडिशन में, वो उसको भी डिफीट कर देता है और पूरे पंजाब को कॉन्क्यूर कर लेता है. अब अ बैटल विद इब्राहिम लोधी द रूलर ऑफ दिल्ली वॉज इनएविटेबल. बाबर नाउ मूव टुवर्ड्स दिल्ली एंड अप्रोच द टाउन ऑफ पानीपत. अब दिल्ली में पानीपत की तरफ मूव करता है बाबर. द 2 फोर्सेज मेट नियर दिल्ली एट पानीपत ऑन 21 अप्रैल 1526 AD. इब्राहिम लोधी along with his soldiers passed away in the battlefield and Babur won a डिसाइडिंग बैटल. बाबर जो पहले से ही पता था कि वो विजेता होगा और उसमें जो इब्राहिम लोधी और उसके जो सैनिक थे वो सारे मारे जाते हैं और बाबर जीत जाता है. द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इज सेड टू बी एज वन ऑफ द डिसाइडिंग बैटल्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री. फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत थी वो ऑलरेडी डिसाइडेड बैटल थी और इंडियन हिस्ट्री की फर्स्ट बैटल थी वो जो ऑलरेडी डिसाइडेड थी कि हु विल बी द विनर. ओके. In the foundation of the Mughal Empire, Babur, a descendant of Timur, laid down the first stone. इस तरीके से बाबर यानी मुगल रूल का इंडिया में शुरुआत हुई. Now, for approximately 200 years, the country was ruled by 6 renowned emperors called the Great Mughals. और लगभग 200 सालों तक मुगल एम्पायर ने रूल किया. 6 ग्रेट मुगल रूलर इंडिया में रूल किया जिनको ग्रेट मुगल्स के नाम से जाना जाता है. इनमें से अकबर सन ऑफ हुमायूं एंड ग्रैंडसन ऑफ बाबर वॉज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर. अकबर और
जो कि सन ऑफ हुमायूं थे एंड ग्रैंड सन ऑफ बाबर थे, उनको सबसे बड़ा मुगल रूलर माना जाता है। द कंसोलिडेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ द मुगल एम्पायर वॉज credited to the rule of Akbar. After his demise, Jahangir, Shah Jahan and Aurangzeb continued with the policy of expansion. अकबर की डेथ के बाद उनके जो नेक्स्ट सक्सेसर थे जैसे कि जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, वो अपने मुगल एम्पायर को एक्सपेंड करना चाहते थे, बट द मुगल एम्पायर डिक्लाइंड वेरी फास्ट। लेकिन औरंगजेब के बाद जो मुगल एम्पायर है वो बहुत जल्दी ख़त्म होने लग गया। द लास्ट 13 एम्परर्स ऑफ द मुगल डायनेस्टी कलेक्टिवली कॉल्ड द लेटर मुगल एम्परर, और जो लास्ट मुगल एम्परर थे औरंगजेब के बाद 13 मुगल एम्परर, उनको लेटर मुगल्स के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर मुगल डायनेस्टी के, क्योंकि वो वीक रूलर थे, ख़त्म हो जाते हैं। द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह टू The last Mughal emperor Bahadur Shah II was deposed by the British rule in 1858. Thus the Mughal dynasty came to an end. और जो लास्ट मुगल एम्परर थे बहादुर शाह II, उनको ब्रिटिश सरकार ने पकड़ लिया था 1858 में। इस तरीके से जो मुगल डायनेस्टी थी वो इंडिया में ख़त्म हो जाती है। नाउ सोर्सेज ऑफ मुगल हिस्ट्री। मुगल हिस्ट्री के बारे में हमें कैसे पता लगा है? A good number of historical works covering the reasons of all the Mughal emperors are available. Maximum are scripted in Persian. ज़्यादातर जो स्क्रिप्ट हैं वो पर्सियन में है। The autobiography of बाबर, तुज़ुक-ए-बाबरी और बाबरनामा वो स्क्रिप्टेड इन तुर्किश में लिखी हुई हैं। बाबरनामा और तुज़ुक-ए-बाबरी जो उनके राइटर ने लिखी है, इसमें बाबर के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। जहांगीर ऑल्सो स्क्रिप्टेड हिज ऑटोबायोग्राफी तुज़ुक-ए-जहांगीर। जहांगीर ने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी खुद लिखी है या किसी से लिखवाई है, दैट इज़ तुज़ुक-ए-जहांगीर। फॉर द इंफॉर्मेशन अबाउट हुमायूं रीजन देयर इज़ अ हुमायूंनामा written by his sister Gulbadan Begum and तारिक-ए-हुमायूं by बायज़िद एन ओल्ड सर्वेंट ऑफ हुमायूं। और हुमायूं के बारे में भी बुक लिखी हुई हैं। इस तरीके से अलग अलग हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं, बायोग्राफी हैं, जिससे हमें मुगल हिस्ट्री के बारे में पता लगता है। ओके, नेक्स्ट इज सिचुएशन ऑफ इंडिया ऑन द ईव ऑफ बाबर अटैक। इंडिया की सिचुएशन कैसी थी जब बाबर ने इंडिया पर अटैक किया? द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ इंडिया वॉज chaotic at the time of Babur attack in 1526. There was complete confusion and anarchy in maximum parts of the country. The Delhi Sultanate was shattering towards its downfall. Delhi Sultanate उस टाइम ख़त्म हो रही थी, लोगों में कन्फ्यूज़न का माहौल था और कोई भी प्रॉपर सरकार उस टाइम नहीं थी, कोई भी प्रॉपर किंग का रूल उस टाइम नहीं था। सुल्तान इब्राहिम लोधी वॉज एन अनएक्सपीरियंस्ड एंड अ वीक रूलर। सुल्तान इब्राहिम लोधी जो थे वो अनएक्सपीरियंस्ड और वीक रूलर में से एक था। ही फेल्ड टू क्रश द अफगान नोबल्स। दौलत खान द गवर्नर ऑफ पंजाब हैज़ डिक्लेयर्ड हिज इंडिपेंडेंस। दौलत खान जो कि पंजाब का गवर्नर था, अपने आप को उसने इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। आलम खान लोधी एंड अंकल ऑफ इब्राहिम ऑल्सो डिज़ायर टू बिकम द सुल्तान ऑफ दिल्ली। वो भी दिल्ली का सुल्तान बनना चाहता था आलम खान लोधी। आलम खान एंड दौलत खान प्लॉटेड कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट इब्राहिम लोधी। दोनों ने मिलकर इब्राहिम लोधी के खिलाफ साजिश रची। राणा संगा द रूलर ऑफ मेवाड़ हैड ऑल्सो ज्वाइंड द अफगान नोबल्स हु हैड इन्वाइटेड बाबर टू अटैक इंडिया। राणा संघा ने भी लोधी जिन्होंने बाबर को बुलाया था अटैक करने के लिए, उनको ज्वाइन कर लिया। नाउ हु वॉज बाबर? Jahiruddin Muhammad Babur, the son of Omar Sheikh, a grandson of Timur, was born in February 1483. At the tender age of 11, Babur became the king after the demise of his father. अपने फादर की डेथ के बाद 11 साल की उम्र में ही बाबर राजा बन जाता है। He had to strive very hard to establish his control over his possession, और अपने एरिया में अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो he soon
lost Fargana to his enemies, he became successful in occupying Kabul. फरगना को लॉस करने के बाद, उसके जो दुश्मन थे उनको फरगना देने के बाद जल्दी ही काबुल को कब्जा कर लिया, काबुल को ऑक्यूपाई कर लिया। बाबर 3 एफर्ट टू कॉन्क्यूर समरकंद फेल्ड, और समरकंद को ऑक्यूपाई करने के 3 अटैम्प्ट किए जो तीनों फेल हो गए। हैंसफोर्थ द टुक डिसीजन फॉर ट्राइंग हिज लक इन इंडिया, उसके बाद इंडिया को कॉन्क्यूर करने का सोचा। फर्स्ट इज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, और उसके लिए सबसे पहले फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई जो कि सुल्तान इब्राहिम लोधी ऑन द प्लेन्स ऑफ पानीपत, बाबर और सुल्तान इब्राहिम लोधी के बीच में हुई थी। पानीपत में ये लड़ाई हुई एंड विद एन आर्मी ऑफ 12,000 सोल्जर्स एंड अबाउट 700 गन्स, इब्राहिम अप्रोच द बैटल फील्ड विद एन आर्मी ऑफ 1 lakh soldiers and 1,000 elephants, but Ibrahim army was badly routed and the Sultan himself died in the field with 15,000 of his men. इतने सारे अपने सोल्जर्स के साथ इतने सारे हाथी वो लेके आया था, लेकिन फिर भी वो बैटल में हार जाता है, बैटल पर ही उसकी मौत हो जाती है। नेक्स्ट इज द बैटल ऑफ खानवा। सेकेंड बैटल होती है राणा संगा, द राजपूत चीफ ऑफ मेवाड़ हैड बिकम द मोस्ट पावरफुल चीफ ऑफ राजपूताना। बाय स्प्रेडिंग हिज डोमिनोज he nurtured the dream of becoming the master of whole India or establishing Hindu Padshai. He establishing an alliance with Muhammad Lodi, a brother of Ibrahim Lodi, and Hussain Khan Mewati against Babur. After a desperate battle for 10 hours at Khanwa near Fatehpur Sikri, the Rajputs were defeated. ये हुए थे राजपूत के बीच में जो कि मेवाड़ के राजपूत थे और बाबर के बीच में, और इसमें भी जो राजपूत थे वो हार जाते हैं। नेक्स्ट इज बैटल्स ऑफ चंदेरी एंड घाघर। Though Babur had imposed a humiliating defeat on the Rajput at Khanwa, and yet Rana Sangha distinguished commander Medini Rao of Chanderi collected around 5,000 men and challenged. जैसे कि आपने देखा कि राजपूत को भी बाबर ने हरा दिया, उसके बावजूद राणा संघा अपने कमांडर और 5,000 मैन के साथ बाबर पर अटैक करता है। बाबर डिक्लेयर्ड अ जेधा दैट इज होली वॉर अगेंस्ट हिम टू कॉन्क्यूर चंदेरी। द राजपूत रिसीव्ड सम ऑपोजिशन बट वर डिफीटेड, और इस तरीके से चंदेरी का जो रीजन था वहाँ पर भी बाबर कॉन्क्यूर कर लेता है। नेक्स्ट इज स्प्रेड ऑफ बाबर एम्पायर। लगातार जीत के बाद बाबर एम्पायर स्प्रेड फ्रॉम द रिवर ऑक्सस इन सेंट्रल एशिया टू बिहार इन इंडिया एंड फ्रॉम द हिमालयाज टू ग्वालियर एंड चंदेरी। बाबर का रीजन अब एक्सपेंड होने लगा था। नाउ डेथ ऑफ बाबर। Babur did not live long to rule over his empire and passed away in 1530 AD. इतनी ज़्यादा मेहनत बाबर ने की लेकिन वो अपने एम्पायर को ज़्यादा टाइम के लिए रूल नहीं कर पाया। इट इज़ सैड दैट व्हेन हुमायूं फेल इल, Babur walked 3 times around Humayun bed and bore away his son sickness, and after some time he passed away of same illness. उसका जब बेटा हुमायूं बीमार हो जाता है तो बाबर उसके चारों तरफ घूमता रहता है और उसको देख देख कर चिंता में बाबर की डेथ हो जाती है। बाबर वॉज अ शार्प ऑब्जर्वर ऑफ मैन इवेंट्स एंड थिंग्स। बाबर जो है वो बहुत ज़्यादा शार्प ऑब्जर्वर था, लोगों को पहचानने का तरीका, चीज़ों को पहचानने का तरीका, नज़रिया बहुत अच्छा था। ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर ऑल्सो। ही स्क्रिप्टेड हिज ऑटोबायोग्राफी कॉल्ड तुजुक बाबरी इन तुर्किश। अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी है तुजुक ए बाबरी में, जो कि तर्किश लैंग्वेज में लिखी गई है। द डिलाइटफुल मेमोरीज हैव गिवन हिम अ हाई प्लेस इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। और एक बढ़िया स्कॉलर थे, इसीलिए फील्ड ऑफ लिटरेचर में भी इनका अच्छा नाम है। नेक्स्ट इज हुमायूं। बाबर के बाद उसका जो बड़ा बेटा था
दैट इज़ नासिरुद्दीन हुमायूं, वो 1530 में राजा बन जाता है। हिज फादर हैज़ सजेस्टेड हिम टू ट्रीट हिज ब्रदर्स प्रॉपरली, और अब उसका फादर जो है बाबर कह के गया था कि अपने भाइयों का ख्याल रखना, अच्छे से ट्रीट करना। एज एन ओबीडियंट सन ही ट्रीटेड हिज ब्रदर्स काइंडली थो दे प्रूव टू बी faithless and treacherous. He appointed one of his brother Kamran as the governor of Punjab and Kabul. To his second brother Akari he gave Sambhal, and to his third brother Hindal he gave Mewar. तो इस तरीके से वो अपने तीनों भाइयों को एक एक राज्य दे देता है। Now what were Humayun difficulties? Humayun faced the opposition of his rivals such as Sher Khan, Muhammad Lodi and Bahadur Shah of Gujarat. इन तीनों का उसे ओपोजिशन फेस करना पड़ता है, और जो ब्रदर थे वो भी मुग़ल थ्रोन को ऑक्यूपाई करना चाहते थे, तो जो उसके भाई थे वो भी उन दूसरे ओपोजिशन पार्टी का साथ देते हैं। नेक्स्ट इज़ हुमायूं एंड बहादुर शाह ऑफ गुजरात। Bahadur Shah of Gujarat was supporting the enemies of the Mughal Empire. In 1534, Humayun defeated him and conquered Malwa and Gujarat. But when Humayun came back to Malwa, Bahadur Shah reoccupied Gujarat. गुजरात को कॉन्क्यूर कर लेते हैं, लेकिन जब वो कॉन्क्यूर करके दोबारा वापस आते हैं तो बहादुर शाह फिर से गुजरात को रीऑक्यूपाई कर लेता है। हुमायूं स्ट्रगल विद शेर खान। शेर खान के साथ When Humayun was busy in a struggle with Bahadur Shah, the Afghan general Sher Khan Shah had occupied Bengal. तब जब वो बिजी था हुमायूं बहादुर शाह के साथ लड़ाई में, तो जो शेर खान था वो बंगाल को ऑक्यूपाई कर लेता है। इन 1537 हुमायूं टर्न टू हिम एंड सीज द फोर्ट ऑफ चुनार which was then under the rule of Sher Khan. Humayun took 6 months to conquer it. 6 महीने लग गए हुमायूं को उस किले को जीतने के लिए। 1 month after हुमायूं occupied चुनार, शेर खान occupied the fort of Gor, the capital of Bengal. जब हुमायूं ने चुनार के किले को जीत लिया था तो शेर खान ने गोर के फोर्ट को कब्जा कर लिया था। हुमायूं नाउ मार्च्ड अगेंस्ट शेर खान, बट शेर खान अवॉइडेड बैटल विद हुमायूं एज ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। हुमायूं कॉन्क्यूर्ड बंगाल ईजिली, क्योंकि शेर खान लड़ाई के लिए तैयार नहीं था, तो ईजिली हुमायूं उसको कॉन्क्यूर कर लेता है। Humayun was defeated utterly and escaped to save his life. After his battle, Sher Khan adopted the name Sher Shah. और जब वो वापस आ रहा था तो बैटल ऑफ चौसा की लड़ाई होती है, जिसमें शेर वो अपनी लाइफ बचा के हुमायूं भाग जाता है, और शेर खान जो है अपना नाम चेंज करके शेर शाह बोल देता है। हुमायूं assembled fresh troops and fought a battle against शेर शाह at कन्नौज in May 1540. जंगलों में रहते हुए फिर से एक वो नई आर्मी बनाता है और फिर से एक लड़ाई करता है शेर शाह के खिलाफ, जो कि बैटल ऑफ कन्नौज में 1540 में होती है। बट हुमायूं वॉज डिफीटेड हेयर अगेन एंड फोर्स टू फ्ली फ्रॉम इंडिया। यहाँ पर हुमायूं फिर से हार जाता है और इंडिया छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। शेर शाह हैड नाउ बिकम द मास्टर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया एंड ऑक्यूपाइड द थ्रोन ऑफ दिल्ली। अब शेर शाह अपने आप को नॉर्थ इंडिया का मास्टर कहता है, किंग कहता है, और पूरे दिल्ली का वो राजा बन जाता है। नाउ शेर शाह सूरी। Sher Shah Suri was one of the most strongest and wisest Muslim ruler in medieval India. He ruled from 1540 to 1545 and his weak successor रूल्ड अप टू 1555। उसके बाद जो उसके रूल्स वीक सक्सेसर आए वो 1545 से 1555 साल तक उन्होंने रूल किया। द ओरिजिनल नेम ऑफ शेर शाह वॉज फरीद खान। ही वॉज द सन ऑफ स्मॉल जागीरदार ऑफ सरासरम इन बिहार। He managed his father Jagir very successfully. The Jagirdar became prosperous and all the peasant, the cultivators and the soldiers started admiring and adorning him. Sher Shah started servicing the governor of Bihar, who conferred on him the title of Sher Khan for his chivalry in killing a tiger single-handed.
और शेर खान उसके फादर जो थे वो एक अच्छे लैंडलॉर्ड थे, एक उनको जागीर मिली हुई थी और वो बहुत अच्छा काम करते थे एंड सब लोग उनकी प्रशंसा करते थे। शेर शाह ने एक गवर्नर ऑफ बिहार के साथ काम करना शुरू किया जिन्होंने उन्हें शेर खान का नाम दिया क्योंकि शेर शाह ने अकेले एक टाइगर को मार दिया था। शेर शाह वॉज अ सीजन्ड सोल्जर एंड अ courageous जनरल। विथ टाइम ही बिकेम द लीडर ऑफ द अफगान नोबल्स ऑफ बिहार। और धीरे धीरे वाइजेस्ट किंग था, अच्छा सोल्जर था, तो धीरे धीरे पूरे बिहार का वो लीडर बन गया। एंड देन मास्टर ऑफ बंगाल। नाउ नेक्स्ट इज हुमायूं रिटर्न। The successor of Sher Shah were very weak. They ruled for the next 10 years and Humayun fled India and on his way to Persia got married and was blessed with the birth of his son to the care of his brother and with Bairam Khan went to Persia. Shah of Persia provided Humayun with the force of 14,000 soldiers to conquer Kabul and Kandahar. अब हुमायूं खान सक्सेसर ऑफ शेर शाह वॉज वेरी वीक। शेर शाह के जो सक्सेसर थे वो बहुत कमज़ोर थे। हुमायूं जो कि इंडिया से भाग गया था वो पर्जिया में जाते हुए शादी कर लेता है और एक बच्चे को जन्म भी देता है एंड और एक बैराम खान के साथ मिलके एक फ़ौज खड़ी करता है 14,000 सैनिकों के साथ और फिर से काबुल और कंधार पर कॉन्क्यूर करने की सोचता है। आफ्टर कॉन्क्यूरिंग काबुल he took over Lahore and then Delhi to Agra and then after that without much opposition. काबुल को कॉन्क्यूर करने के बाद पूरे लाहौर को कॉन्क्यूर कर लेता है, उसके बाद दिल्ली और फिर उसके बाद आगरा, क्योंकि आगे जो थे रूलर वो बहुत ज़्यादा वीक थे। ही अपॉइंटेड अकबर एज द गवर्नर ऑफ लाहौर। Only after 1 year of his rule, he slipped down on the stairs of his library and tumbled to death. सिर्फ हुमायूं 1 साल तक ही रूल कर पाता है, उसके बाद सीढ़ियों से गिर जाता है लाइब्रेरी में और नेक्स्ट सक्सेसर कौन आता है उसका? अकबर। When Humayun passed away, Akbar only 13 years old. जब हुमायूं की डेथ हुई अकबर उनका बेटा सिर्फ 13 साल का था। अकबर along with Bairam Khan was following Sikandar Sur in Punjab. Bairam Khan known about Humayun's death at Kalanur near Gurdaspur. He soon got constructed a raised platform of bricks. He made Akbar sat on the throne and carried out his coronation ceremony and declared him the Mughal Emperor of India. और इस तरीके से अकबर को पूरे इंडिया का किंग बना देते हैं। नाउ सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। At the time of going through the coronation ceremony at Kalanur, Akbar could not be said at possess any kingdom. Adil Shah, Sikandar Suri and Ibrahim Suri were trying hard to establish the Afghan Empire in India. पूरे इंडिया में अफगान एम्पायर वो फैलाना चाहते थे। Hence, the minister of Adil Shah had conquered the territories of Agra, Gwalior and Delhi. The province of Sindh, Gujarat and Bengal had become independent of the Mughal rule. The Rajput chief of Rajasthan had become very powerful. A terrific famine was ravaging the Delhi and Agra territories. Akbar brother Mirza Hakim and the other kith and kin were plotting conspiracy against him. Akbar and Bairam Khan soon moved to Delhi to give a tough and long fight to Hemu. The two armies come across in the battlefield of Panipat on 5 November 1556. 5 नवंबर 1556 को फिर से एक फाइट होती है जिसको सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जाना जाता है। Next is, who was Bairam Khan? Bairam Khan कौन था? Bairam Khan acted as the regent of Akbar. In this period, the Mughal armies occupied Ajmer, Gwalior and Jaunpur. Akbar was now strongly established on the throne. But Bairam Khan had become arrogant and very powerful. He was a Shia and was unpopular with the Sunni nobles who strongly opposed his dictatorship. मुस्लिम जो हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक
शिया और एक सुन्नी। जो बैराम खान था वो शिया से था, तो सुन्नी लोगों को पसंद नहीं करता था। अकबर वॉज ऑल्सो अनॉयड विद हिज नोटी बिहेवियर। अकबर को भी उसका ये बिहेवियर पसंद नहीं था। देयरफॉर ही डिसाइडेड टू गेट रिड ऑफ बैराम खान एंड आस्क्ड हिम टू गो टू मक्का। और इस तरीके से वो उससे छुटकारा पाना चाहता था, इसीलिए बैराम खान को अकबर जो है मक्का के टूर के लिए भेज देता है। एंड आस्क हिम टू गो टू मक्का ऑन पिलग्रिमेज, एक धार्मिक यात्रा पर मक्का उसको बैराम खान को भेज देता है। एंड अकबर नाउ हिमसेल्फ टुक द रेन्स ऑफ द गवर्नमेंट इन हिज ओन हैंड, और इस तरीके से अकबर सारा पूरा का पूरा राज जो है, साम्राज्य जो है, अपने हाथों में ले लेता है। हाउएवर अकबर अपॉइंटेड बैराम खान सन अब्दुल रहीम खान एट हिज कोर्ट। बैराम खान का जो बेटा था अब्दुल रहीम खान, उसको अपने कोर्ट में अपॉइंट कर लेता है। नाउ अकबर कॉन्क्वेस्ट। Akbar decided to expand his dominions and made himself the supreme master of Hindustan. 1561 में brother Adam Khan defeated Baz Bahadur, the ruler of Malwa, and merged it to the Mughal Empire. धीरे धीरे गोंदवाना, उसके बाद एक एक करके सारी डायनेस्टी को अपने अकबर डायनेस्टी में, मुगल डायनेस्टी में शामिल कर लेता है। फर्स्ट सबसे पहले कौन आए उसके बीच में? राजपूताना। The conquest of Rajputana can be regarded as the important achievement of Akbar. राजपूताना जो कि उस टाइम बहुत पावरफुल थे, उनको कॉन्क्यूर करना एक बहुत सक्सेसफुल इम्पोर्टेंट अचीवमेंट मानी जाती है अकबर की। ही अप्लाइड बोथ डिप्लोमेसी, मैट्रिमोनियल अलायंस एंड वॉर इन सब्जेक्टिंग द राजपूत चीफ्स। दोनों तरीके की वो राजपूत्स को ऑफर करता है। द राजपूत चीफ हु हैप्पीली सबमिटेड बाय दीज मेथड वर रिवार्डेड विद गिफ्ट्स एंड मनसब्स। और जो राजपूत एग्री हो जाते हैं, राजपूत राजा जिस स्टेट के थे, वो अगर इन चीज़ों से एग्री हो जाते थे, या तो अपने जो प्रिंसेस थे उनकी शादी वहाँ मुग़ल एम्पायर में करा देते थे, तो वो उनका हो जाता था रीज़न, या किसी भी चीज़ से वो एग्री हो जाते थे दोनों में से, तो जो अकबर था वो उनको एक अच्छा गिफ्ट देता था, एक बहुत बड़ी लैंड गिफ्ट में देता था। एंड इन अक्टूबर 1567 अकबर इन्वेडेड एंड सीज द फोर्ट ऑफ चित्तौड़, अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द राणा ऑफ मेवाड़। उसके बाद चित्तौड़, राणा ऑफ मेवाड़ को सीज करता है। द सीज ऑफ चित्तौड़ लास्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। उदय सिंह द रन ऑफ मेवाड़ रेदर देन फैसिलिटिंग द मुगल्स, धीरे धीरे कॉन्क्यूर करता है क्लिंजा, रणथंभौर एंड गुजरात। The fall of Chittor, however, did not end Rajput resistance. Uday Singh passed away in 1572 and was succeeded by his extremely brave son, the famous Pratap Singh. He vowed firmly to get back to Chittor and the honor of Mewar. The Mughal defeated Rana Pratap in the Battle of Haldighat in 1576, but Rana Pratap continued his struggle against heavy adversity till his death in 1597 AD. The Rana was a symbol of Rajput chivalry. और जो राणा थे, राणा की हमने बात की है, वो राणा उदय सिंह वो राजपूत बहादुरी का एक एग्जाम्पल है, जिन्होंने अकबर के साथ बहुत ज़्यादा फाइट की। नेक्स्ट इज बंगाल एंड अदर कॉन्क्यूअर। In 1574, Akbar ordered his army to march to Bengal to crush the revolt of Daud Khan and governor of Bengal. Daud Khan was killed and Bengal now formally became a part of the Mughal Empire. 1574 में अकबर ने अपनी आर्मी को बंगाल भेजा और दाऊद खान का जो उस टाइम रूल चल रहा था उसको क्रश करके जो बंगाल था वो भी अब मुगल एम्पायर का एक हिस्सा बन गया था। हेयर आफ्टर अकबर इन्वेडेड काबुल एंड अनेक्स्ड इट टू द मुगल एम्पायर इन 1585। उसके बाद काबुल को अनेक्स करता है और मुगल एम्पायर में मिला लेता है। ही सेंट एन एक्सपीडिशन टू कैप्चर कंधार एंड सक्सीड इन ऑक्यूपाइंग इट आफ्टर ईयर्स ऑफ tough struggle. In 1586, Akbar conquered Kashmir and made it a part of his empire. Baluchistan and Sindh were also conquered in 1585 and 1591 respectively. Akbar also succeeded in
suppressing the northwest frontier tribes of Yuzufis, Uzbekus and Roshniyas. Next is Deccan. पूरे नर्दर्न इंडिया को कॉन्क्यूर करने के बाद डेक्कन की तरफ अकबर मूव करता है his attention toward the conquest of Deccan. 1600 AD, Akbar conquered Ahmednagar from the brave queen Chand Bibi. She was brutally murdered by her own treacherous soldier. The fort of Asifgarh in Khandesh was captured by the Mughals. Akbar managed to get back the fall of the fort by bribery. It is said that the gates were opened by a golden key. जो फोर्ट जो कि वहाँ की क्वीन थी चांद बीबी, उनके खुद के ही सोल्जर मार देते हैं। अकबर वहाँ ब्राइब देता है और उस फोर्ट को ले लेता है। ऐसा माना जाता है कि वहाँ के जो दरवाजे थे वो सोने की चाबी से खुलते थे। इस तरीके से द डेक्कन टेरिटरीज वर डिवाइडेड इनटू 3 न्यू सूबास, दैट इज बेरार, अहमदनगर एंड खंदेश। एक्सटेंट ऑफ अकबर एम्पायर। इस तरीके से जो अकबर है पूरे गोदावरी रीजन में इन द साउथ, वाइल इन द वेस्ट हिमालय इन द नॉर्थ एंड द रिवर गोदावरी इन द साउथ, वाइल इन द वेस्ट इट एक्सटेंडेड फ्रॉम द हिंदकुश टू द ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट। अकबर हैड डिवाइडेड हिज एम्पायर इनटू 3 these prominences or subas, that is Kabul, Lahore, Multan, Delhi, Agra, Ajmer, Allahabad, Awadh, बिहार, बंगाल, अहमदाबाद, मालवा, बेरार, खंदेश, अहमदनगर। इस तरीके से जो अकबर का रीजन था वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया था और अपने रीजन को उसने अलग अलग नाम दिए थे। अकबर पास्ड अवे इन 1605 एंड वॉज बुरिड एट सिकंदर नियर आगरा। He had set up a very strong and well organized Mughal empire. He was succeeded by his son Nuruddin जहांगीर। उसके बाद अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर राजा बनता है। लेट अस कम रीड अबाउट द जहांगीर। Emperor Jahangir was 36 years of age when he was enthroned. Immediately after his accession to the throne, he arranged for a golden chain tied with bells to a stone pillar outside the Agra fort. The renowned chain of justice was for oppressed persons to place their petition before the king. Any oppressed person could pull the chain to get justice. The king listened of his appeal and gave him justice. जहांगीर जो कि एम्परर जहांगीर 36 साल की एज में एम्परर बनते हैं और उन्हें थ्रोन मिलता है, राज करने का मौका मिलता है। उसके एसेशन के बाद ही एक वो चेन लगाते हैं, गोल्डन चेन एक बेल के साथ लगाते हैं। जो भी पिटीशन के लिए आता था, जिसको भी न्याय चाहिए होता था, उस चेन को बजाता था और राजा उसकी बात सुनता था। एंड नेक्स्ट इज कॉन्क्वेस्ट ऑफ जहांगीर। फर्स्ट इज मेवाड़। जहांगीर was determined to crush the power of Rajput and capture मेवाड़। जहांगीर ने जो राजपूत का रूल था मेवाड़ में उसको क्रश किया और मेवाड़ को कैप्चर कर लिया। नेक्स्ट इज अबाउट डेक्कन पॉलिसी। जहांगीर continued to with the expansion policy of his father Akbar with regard to Deccan, but he could not achieve much success in it. डेक्कन पॉलिसी जैसे उसके फादर ने अचीव करने की सोची थी, डेक्कन पर कैप्चर करने का सोचा था, ऐसे ही जहांगीर भी कंटिन्यू करता है लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाता। नेक्स्ट इज कांगड़ा। Kangra. During the reign of Akbar, the Mughal armies had captured the fort of Kangra several times but could not conquer it. मुगल आर्मीज हैड कैप्चर्ड द फोर्ट ऑफ कांगड़ा, लेकिन उसको कॉन्क्यूर नहीं पाए, कांगड़ा को कॉन्क्यूर नहीं कर पाए। इन 1621 AD जहांगीर सेंट विक्रमजीत सिंह अंडर द कमांड ऑफ प्रिंस खुर्रम टू कॉन्क्यूर द फोर्ट। इट वॉज ऑक्यूपाइड आफ्टर अ सीज ऑफ 4 months. The Mughal forces took possession of the fort and the treasure as well as which was hoarded there since ancient time. 4 महीने लगे उसको सीज करके रखा उस फोर्ट को, जब जाके कांगड़ा का जो फोर्ट है, कांगड़ा जो रीजन है उसको ऑक्यूपाई कर पाए। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ कंधार।
Kandahar was a very significant place from a military and commercial angle. The city was located on the border between the Mughal Empire and Persia, and Jahangir made massive arrangement for a war to recapture it. However, he had to leave the expedition due to Prince Khurram rebellion. The city of Kandahar was lost to the Mughal Empire forever. और एक खुर्रम रेबिलियन के कारण जो कंधार सिटी थी वो हमेशा के लिए मुगल के हाथ से निकल जाती है. नेक्स्ट इज प्रिंस खुर्रम रिवोल्ट. In 1622, Prince Khurram stood in revolt against his father Emperor Jahangir. जहांगीर के खिलाफ खुर्रम खड़ा होता है रिवोल्ट में. नूर जहां looked upon Khurram in the form of the strongest rival to the throne against her own son-in-law. She turned hostile against Khurram. She got him deprived of his Jagir's post and even king's favor. She got him deprived. In 1622, she plotted to send Khurram to Kandahar, but Khurram denied to move and chose to revolt against the emperor. जो खुद का बेटा था, खुद का दामाद था खुर्रम, नूर जहां उसको कंधार भेजने की कोशिश करती है, लेकिन वो कंधार जाने से मना कर देता है और अपने ही एम्परर में रिवोल्ट के लिए खड़ा हो जाता है. तो खुर्रम रेबिलियन बिकेम अनसक्सेसफुल. इट वाज नॉट विदाउट सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस. हिज रिवोल्ट डिस्क्लोज द इनसिक्योरिटी ब्लो टू द प्रेस्टीज एंड स्टेबिलिटी ऑफ द एम्पायर. दिस वाज पोएटिक जस्टिस as its best, as we know that even Jahangir as Prince Salim had also rebelled against his father Emperor Akbar. और इससे जो ये लड़ाई में हार गया खुर्रम, इससे कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक एम्परर के लिए ये बहुत ही अजीब सिचुएशन थी, क्योंकि दूसरी तरफ सलीम जो था वो भी अपने पिता अकबर के खिलाफ रेबेल कर रहा था. नेक्स्ट इज फॉरेन विजिटर्स टू द कोर्ट ऑफ जहांगीर. जब जहांगीर रूल कर रहा था उस टाइम बहुत सारे यूरोपियन ट्रैवलर इंडिया में आए और जहांगीर के कोर्ट में आए. दे लेफ्ट अ वैल्यूएबल अकाउंट ऑफ द इवेंट्स एट द कोर्ट ऑफ एम्परर. जहांगीर के टाइम पर जो भी कोर्ट में हुआ, जो भी दरबार में हुआ, उन्होंने उसके बारे में अकाउंट लिखे हैं. बाय द टाइम ऑफ जहांगीर द पुर्तगीज, the Dutch and the English had set up their trading centers in India, though they were not yet powerful. पुर्तगीज जो थे, not satisfied with trade, often resorted to piracy. वो piracy करते रहते थे. जहांगीर prevented them from continuing trade with India unless they reside their ways. In 1608, William Hawkins 1608 में विलियम हॉकिंस, जो कि एक इंग्लैंड के एम्बेसडर थे किंग जेम्स वन के, विजिटेड जहांगीर कोर्ट. ही स्टेड इन इंडिया फॉर 3 ईयर. और अनदर एक ब्रिटिश एम्बेसडर आए थे, सर थॉमस रॉय, मुगल कोर्ट को, जिन्होंने विजिट किया और उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं. एंड नेक्स्ट इज हु वॉज नूर जहां. In 1611, Jahangir married Noor Jahan, the widow of शेर अफगान. 1611 में जहांगीर जो है नूर जहां से मैरिज करता है, जो कि एक शेर अफगान की विडो थी. वंस बिकमिंग एम्प्रेस, नूर जहां हैड अनबाउंड इन्फ्लुएंस ओवर द प्राइवेट एंड पब्लिक अफेयर ऑफ जहांगीर. शी बिकेम ऑल बट इन नेम द रियल सोवेरियन ऑफ द एम्पायर. और पूरा का पूरा जो वहाँ का साम्राज्य था वो नूर जहाँ के हाथ में था. वो बहुत जल्दी पब्लिक अफेयर में इन्वॉल्व हो गई थी. एंड sovereign of the empire, Jahangir gave her the title Noor Jahan, that is light of the world. Since then she was better known as Noor Jahan. Jahangir himself became a tool in her hands. और जहांगीर भी एक उसके हाथ का औजार था, यानी पपेट था. जैसे नूर जहां कहती थी वैसे ही उस साम्राज्य में रूल होता था. नूर जहां का जो नाम है वो जहांगीर ने ही उन्हें दिया था, जिसका मतलब है लाइट ऑफ द वर्ल्ड. नेक्स्ट इज हु वाज शाहजहां. After Jahangir's death in 1627, Noor Jahan tried to place her own son-in-law Shahryar on the throne of Delhi, but her effort failed. जहांगीर की डेथ के बाद नूर जहां जो उनकी बेगम थी, वो अपने दामाद को, खुद के दामाद को
दिल्ली का राजा बनाने की कोशिश करती है, पर उसके सारे एफर्ट फेल हो जाते हैं। शायदर वॉज मर्डर्ड एंड प्रिंस खुर्रम सक्सीड टू द थ्रोन विद द टाइटल ऑफ शाहजहां। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, शैयर का मर्डर हो जाता है। जो प्रिंस खुर्रम थे वो खुद राजा बन जाते हैं और शाहजहां का उन्हें टाइटल मिल जाता है। नाउ कॉन्क्वेस्ट ऑफ शाहजहां। Shahjahan also targeted to spread his empire such as his predecessors. First is from Deccan campaigns. Deccan campaign. Shah Jahan, like other Mughal emperors, wished to conquer and occupy the Shia kingdoms of the Deccan. Firstly, he sent an expedition under Mahabat Khan against Ahmednagar. Mughal forces captured the fort of Daulatabad after a tough fighting of 2 months. 2 मंथ्स की टफ फाइटिंग के बाद जो मुग़ल फोर्सेस थे उन्होंने दौलताबाद को कैप्चर कर लिया था, दौलताबाद के किले को फतेह कर लिया था। द किंगडम ऑफ अहमदनगर वॉज मर्ज टू द मुग़ल एम्पायर इन 1633 और 1633 में जो अहमदनगर का किला था वो शाहजहां के अंडर यानी कि मुग़ल एम्पायर में मर्ज हो गया था। नेक्स्ट, शाहजहां सेंट अ रिटन फरमान टू द रूलर ऑफ गोलकोंडा टू एक्सेप्ट हिज overlordship. He readily surrendered and agreed to recognize the sovereignty of the Mughal emperor, to have khubta reed and coins engraved in the name of Shahjahan, and to pay 128 lakh of rupees as arrears of annual tribute. और जब ओवरलॉर्डशिप का फरमान भेजा गोलकोंडा को शाहजहां ने, तो उन्होंने सरेंडर कर दिया और एक्सेप्ट कर लिया और कॉइन्स, बहुत सारे कॉइन्स भी एनग्रेव कराए उनके नाम पर और 128 लाख रुपीस का फाइन भी दिया। इन 1638 शाहजहां कॉन्क्यूर्ड बिरजापुर। इट्स सुल्तान आदिल शाह रिकॉग्नाइज शाहजहां एज हिज सोवेरियन एंड पेड अ सम ऑफ 20 lakh rupees as tribute. For the coming 20 years, the Mughals sent no expedition to Bijapur and Golconda. अब उसे इतनी वेल्थ मिल गई थी कि फर्दर अगले 20 सालों तक कोई भी मुग़ल एम्परर ने कोई भी एक्सपीडिशन के लिए बिरजापुर एंड गोलकोंडा में नहीं भेजा। नेक्स्ट इज सेंट्रल एशियाटिक कैंपेन। Central Asiatic campaign. Shahjahan nurtured a desire to conquer the province of Balkh and Bokhara in Central Asia. The chance was provided by the fighting among the ruling chief of these territories. One of the chief, Nagar Muhammad, appealed to Shahjahan for support. Shahjahan sent Prince Murad and Ali Mardan Khan with a large army to Balkh. Abdul Aziz, the ruler of Balkh and Bokhara, fled away. जब हेल्प के लिए शाहजहां ने अपनी आर्मी को वहां पर भेजा तो अब्दुल अजीज जो रूलर ऑफ बैक एंड बुखारा थे वो वहां से भाग जाते हैं। मुराद डिड नॉट विश टू स्टे ओवर देयर एंड रिटर्न टू दिल्ली। शाहजहां सेंट अनदर एक्सपीडिशन टू बैक। उसके बाद शाहजहां ने एक दूसरा एक्सपीडिशन भेजा बैक में। द मुगल हैड टू फेस द कंबाइंड स्ट्रेंथ ऑफ उज्बेक्स एंड अदर ट्राइब्स। द मुगल्स वर फोर्स्ड टू रिट्रीट टू इंडिया आफ्टर सफरिंग हैवी लॉस। दिस इवेंट लोवर्ड द प्रेस्टीज ऑफ शाहजहां। जो मुग़ल एम्परर थे उन्हें बहुत सारी उज्बेक्स और अदर ट्राइब की मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी जो इंटरनल स्ट्रेंथ थी वो कम हो गई क्योंकि उन्हें बहुत सारा लॉस उठाना पड़ा। नेक्स्ट इज़ द कंधार एक्सपीडिशन। The Mughals had lost कंधार in the time of जहांगीर। जहांगीर के टाइम पर मुगल्स के हाथ से कंधार का जो एरिया था वो निकल गया था। शाहजहां वॉज क्यूरियस टू रिकैप्चर कंधार। शाहजहां का एक बहुत बड़ा एम था कि वो कंधार पर फिर से रिकैप्चर करे। अली मर्दान खान, द ईरानियन गवर्नर ऑफ कंधार, was not on good terms with his master, the Shah of Iran. In 1638, he submitted the city to the Mughals and himself took shelter in the Mughal court of Delhi. वहाँ का उस टाइम जो रूलर था अली मर्दान खान, वो अपने मास्टर के लिए जो कि ईरान से था उसके लिए लॉयल नहीं था और वो पूरा जो कंधार एरिया था वो मुगल्स को सरेंडर कर देता है और खुद मुगल कोर्ट में शरण ले लेता है। But Shah Abbas II, the ruler of Iran, after much preparation, invaded the fort of Kandahar and
occupy it 1648, and Shah Jahan made 3 attempts in 1649, 1652 and 1658 to occupy Kandahar, but all in vain. उसके बाद जो कंधार में 1648 में रूलर ऑफ ईरान ने कैप्चर कर लिया और शाहजहां ने 3 बार अटैम्प्ट किया, लेकिन तीनों अटैम्प्ट उसके वेस्ट गए। कंधार बिकेम अ पास्ट फॉर एवर टू द मुगल एम्पायर। और इस तरीके से जो कंधार था, जो कि कभी जहांगीर की एम थी, वो शाहजहां के लिए भी एम रह गई और मुगल एम्पायर को कभी भी कंधार नहीं मिल पाया। नेक्स्ट इज रिलेशंस विद द पुर्तगीज। The Portuguese created obstruction for the Mughal Empire by looting ship. उनकी शिप लूट कर वो उसके ऑब्स्केल क्रिएट करते थे, मुसीबत क्रिएट करते थे मुगल्स के लिए। They had set up a base at Hooghly which they were using for piracy in the Bay of Bengal. The Mughal army took stern action against the Portuguese and drove them out of Hooghly. और इसलिए हुगली से जो मुगल आर्मी थी उन्होंने पुर्तगीज को भगा दिया। Now शाहजहां rule a magnificent gold age. शाहजहां का जो रूल था उसको एक मैग्निफिशेंट गोल्ड एज के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? बिकॉज ऑफ द देयर आर सेवरल फैक्टर फॉर इट। इन द फर्स्ट प्लेस इट वॉज अ पीरियड ऑफ पीस एंड प्रोस्पेरिटी। सब लोग शांति के साथ और प्रोस्पेरिटी के साथ रह रहे थे उस टाइम पर। सेकेंडली, मैग्निफिशेंट बिल्डिंग्स wonderful in style and character were constructed at Delhi, Agra and other places in the empire। और बहुत सुंदर सुंदर अद्भुत बिल्डिंग उस टाइम पर बनाई गई दिल्ली में, आगरा में और भी बाकी काफ़ी जगह पर। कोहिनूर डायमंड एंड पिकॉक थ्रोन ऑल्सो एडोन्ड हिज कॉर्ट। और जो भी पूरी कंट्री के लिए गौरव की बात थी, जैसे कि कोहिनूर डायमंड और पिकॉक थ्रोन, वो सब मुगल कोर्ट में था। थर्डली, एजुकेशन, लिटरेचर, पेंटिंग, आर्किटेक्चर एंड म्यूजिक फ्लोरिश्ड। उस टाइम पर जो शिक्षा थी, पेंटिंग, आर्किटेक्चर, म्यूजिक सब फ्लोरिश हुई। All the branches of fine arts also flourished. Fourthly, the emperor looked after the betterment of his subject. Administration was profound and efficient. और एम्प्रर जो था उसे अपने लोगों की चिंता थी, अपने साम्राज्य की चिंता थी। वो अपने लोगों की, अपने जो उसके साम्राज्य में लोग रहते थे, उनकी लाइफ को बेटर कैसे बना सकते हैं, इसके लिए वो मेहनत करता था। लास्टली, इन स्पाइट ऑफ हैवी एक्सपेंडिचर्स ऑन वॉर्स द रॉयल ट्रेजरी वॉज फुल। और वॉर में इतना ज़्यादा वेल्थ उनके पास था कि जो रॉयल खजाने थे वो बिल्कुल भरे हुए थे। इन ऑलमोस्ट ईच वॉक ऑफ लाइफ, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चर, इंडिया वॉज एट द पीक ऑफ इट्स ग्लोरी इन शाहजहां पीरियड। और शाहजहां के टाइम पर इंडिया पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चर हर एक रूप में बिल्कुल समृद्ध था। इसीलिए जो शाहजहां का जो टाइम है उसे मैग्निफिशेंट गोल्डन एज भी कहा जाता है। नाउ शाहजहां रिलेशन विद हिज सन्स। शाहजहां का अपने जो बेटे थे उनके साथ कैसा रिलेशन था? शाहजहां के 4 बेटे थे और उनके साथ जो रिलेशन था वो अच्छा नहीं था। वो एक दूसरे से जेलस करते रहते थे। शाहजहां ने अपने बेटों को अलग अलग प्रोविंस का गवर्नर बना रखा था, लेकिन फिर भी उनके आपस में फाइटिंग होती रहती थी। एंड Thus, all the 4 sons of Shahjahan had sufficient forces and sources to fight against one another. उनको अलग अलग गवर्नर बना रखा था, अलग अलग लैंड का, उनके पास पूरी आर्मी थी, उस लैंड की पूरे सोर्सेज थे, लेकिन वो आपस में ही एक दूसरे के साथ फाइट करते रहते थे। नेक्स्ट इज वॉर ऑफ सक्सेशन। In 1657 AD, Shah Jahan became sick. His son Dara was living with him, attempted to suppress the news of his father's sickness. 1657 AD में शाहजहां बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। उसका बेटा जो दारा उसके साथ रह रहा था वो लोगों को ये बात नहीं बताता। But the news spread of the other sons of Shahjahan who become doubtful of the designs of Dara. लेकिन बाकी जो उनके और बेटे थे वो सारे साम्राज्य में ये बात फैला देते हैं। शुजा, औरंगजेब एंड मुराद
द 4 sons of शाहजहां टू सेट ऑन द मुगल थ्रोन, क्योंकि वो सब क्या चाहते थे, मुगल थ्रोन चाहते थे। इन द वार ऑफ सक्सेशन औरंगजेब फाइनली कम आउट सक्सेसफुल, और चारों की लड़ाई में जो औरंगजेब है वो सक्सेसफुल हो जाता है। ही डिफीटेड दारा एट 2 places, फर्स्ट एट धर्मत एंड सेकेंड टाइम एट सुमरगढ़ नियर आगरा इन मई 1658। अब औरंगजेब क्या करता है, आगरा को सीज कर देता है। ही ऑल्सो इम्प्रिजन्ड हिज फादर शाहजहां इन द आगरा फोर्ट, अपने खुद के फादर को आगरा के किले में सीज कर देता है, बंद कर देता है, इम्प्रिजन कर देता है। नाउ औरंगजेब वॉज नाउ द वर्चुअल ओनर ऑफ द एम्पायर। अब एक तरीके से औरंगजेब वर्चुअल ओनर बन जाता है एम्पायर का, और ही हेल्ड अ ग्रैंड दरबार वेयर ही वॉज ऑनर्ड एज द एम्परर, और फिर एक ग्रैंड दरबार ऑर्गेनाइज करता है जहां पर उसे एम्परर बनाया जाता है। औरंगजेब जो था वो पूरा कैपेबल था टू डिफीट हिज ब्रदर शोजा मुराद एंड अदर कैलमेंट टू द मुगल थ्रोन वन बाय वन। वो अच्छा एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल था और वो एबल होता है अपने भाइयों को हराने में, और बाकी जो भी उनके दुश्मन थे उनको वन बाय वन हरा देता है। नाउ दारा हैड मैनेज टू इवेड फ्रॉम सुमरगढ़। He was searched from place to place and finally captured by औरंगजेब forces। दारा जो इधर उधर उससे बचता हुआ घूमता रहता है, लास्ट में औरंगजेब की फोर्स उसको पकड़ लेती हैं, दिल्ली उसको ले जाया जाता है जहां पर उसका मर्डर कर दिया जाता है। शाहजहां हमेशा लाइफ जब तक उसकी डेथ नहीं होती वो जेल में ही रहता है, बट ही हैड एक्चुअली लॉस्ट हिज थ्रोन इन 1658। 1666 में उसकी डेथ होती है, लेकिन अगर हम बात करें ताज की तो 1658 में ही औरंगजेब वो छीन चुका था। नाउ नेक्स्ट इज औरंगजेब। औरंगजेब जो कि 6th मुगल एम्परर ऑफ इंडिया था और 3rd सन ऑफ शाहजहां था। वो अपने सारे भाइयों से सक्सेसफुल रहा था थ्रोन को जीतने के लिए, और ही रूल्ड द मुगल एम्पायर फ्रॉम 1659 टू 1707 AD। ही वॉज मोस्ट प्रोबेबली द एबलेस्ट and the cleverest son of Shahjahan. He was an orthodox Sunni Muslim. His maximum nobles were also Sunni Muslim and supported his policies. वो एक ऑर्थोडॉक्स सुन्नी मुस्लिम था और उसकी जितनी भी पॉलिसीज़ थी, जितनी भी पॉलिसी बनी हुई थी वो सारी सुन्नी मुस्लिम को सपोर्ट करती थी। नाउ व्हाट आर रिलीजियस पॉलिसी ऑफ औरंगजेब? ज़्यादातर जो हिस्टोरियन हैं वो औरंगजेब की पॉलिसीज़ के बारे में लिखते हैं कि औरंगजेब का इस्लामिक करैक्टर था। इनफैक्ट औरंगजेब रिवर्स्ड अकबर रिलीजियस पॉलिसी ऑफ टॉलरेशन। जो अकबर की रिलीजियस पॉलिसी थी कि हर एक धर्म को टॉलरेट करना चाहिए, औरंगजेब उसके अगेंस्ट निकला। देयर इज़ वेरी लिटिल डाउट दैट बाय नेचर औरंगजेब वॉज एन ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम। There is very little doubt that by nature Aurangzeb was an orthodox Muslim. However, in addition to being an orthodox Muslim, he was also a ruler. In 1679, he reimposed jizya on the Hindus. 1679 में फिर से उसने एक टैक्स लगाया, दैट इज़ जजिया टैक्स, जो कि स्पेशली किन पर लगता था, हिंदूज़ पर लगता था। जजिया इज अ टाइप ऑफ टैक्स जो नॉन मुस्लिम पीपल से वो लोग लेते थे। एंड ही डिसकंटिन्यूड द फेस्टिवल ऑफ नौरोज। सेवरल अदर रेगुलेशंस ऑफ द सेम कैरेक्टर वर इम्पोज्ड। इन फैक्ट औरंगजेब डिड नॉट ट्राई टू ऑल्टर द कैरेक्टर ऑफ स्टेट बट reasserted to its basic Islamic character. Hence, Aurangzeb religious belief were not the fundamental of his political policy. और ज़्यादातर लोग जो थे, हिंदू लोग थे जो नॉन मुस्लिम थे, वो औरंगजेब के खिलाफ हो गए थे, क्योंकि औरंगजेब टॉलरेंस बिल्कुल भी नहीं थी दूसरे रिलीजन को लेकर। ओके, नाउ रिलेशंस विद द राजपूत्स। Aurangzeb continued with an aggressive policy toward the Rajput chiefs. When in 1678 Raja Jaswant Singh of Marwar passed away, his son Ajit Singh was detained in Delhi and the kingdom of Marwar was merged with the Mughal Empire. Through the efforts of a brave Rajput soldier Durga Das, Aurangzeb finally recognized Ajit Singh as the ruler of Marwar. अजीत सिंह को रूलर बना दिया था मारवाड़ का विद द हेल्प ऑफ हिज राजपूत सोल्जर दुर्गा दास।
Aurangzeb now turned against the kingdom of Mewar and came to Ajmer himself. He sent Prince Akbar to suppress the Rajput, but Akbar looked into a conspiracy with the Rajput and declared himself as the emperor. जो अकबर है, अकबर को उन्होंने भेजा राजपूतों को सुप्रेस करने के लिए, उनको दबाने के लिए, लेकिन अकबर एक साजिश का शिकार हो गया जो कि राजपूत ने एक साजिश की थी राजपूत लोगों ने. औरंगजेब वॉज अलार्म्ड. However, he became successful in creating enmity among the Rajputs, and Akbar fled to the Deccan and then to Persia, from where he never came back. The war with the Rajputs kept on continuing and came to an end by the Treaty of Udaipur. और फिर उसके बाद अकबर वहाँ से डेक्कन की तरफ फ्लाई कर जाता है, डेक्कन की तरफ चला जाता है, भाग जाता है और फिर वहाँ से पर्जिया की तरफ जब वहाँ से वापस लौट के नहीं आता. और जो ट्रीटी ऑफ उदयपुर से जो वहाँ का वॉर का प्रोसेस था वो ख़त्म हो जाता है. राजा जय सिंह जो है ceded some परगनाज टू द मुगल्स इन प्लेस ऑफ जजिया. और राजा जय सिंह जो कि एक नॉन मुस्लिम थे, वो जजिया के रूप में कुछ वहाँ के परगना यानी कि कुछ एरिया जो हैं वो वहाँ के मुगल्स को दे देते हैं. ही वॉज मेड द राजा एंड मनसबदार ऑफ 600 जट. ही वॉज मेड द राजा एंड मनसबदार ऑफ 600 जट. 600 जट के वो राजा थे. नाउ इंटरनल रिवोल्ट्स इन औरंगजेब रीजन. औरंगजेब के टाइम पर जब औरंगजेब रूल कर रहा था उस टाइम उस टाइम कुछ इंटरनल रिवोल्ट थे, जैसे कि फर्स्ट है जाट रेबिलियन. जाट रेबिलियन जो 1669 में जाट ऑफ आगरा एंड मथुरा स्टूड इन रिवोल्ट अंडर देयर लीडर गोकुल. गोकुल के अंडर में आगरा और मथुरा के जो जाट थे वो इकट्ठे होकर उन्होंने एक ग्रुप बनाया और द पॉलिसी ऑफ प्रिस्क्यूशन ऑफ द हिंदूज फॉलोड बाय द लोकल मुगल गवर्नर एंगर्ड द जाट्स ऑफ दिस एरिया. जो कि नॉन मुस्लिम हिंदूज पर जो टैक्स लगाए गए थे उनसे उनको बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी. जो जाट किसान थे किल्ड द मुगल गवर्नर को मार देते हैं. रैदर देन पैसिफाइंग द रेबल्स द एम्परर कंटिन्यूड विद द पॉलिसी ऑफ रिवेंज. और इस वॉर को ख़त्म करने की बजाय जो एम्परर था औरंगजेब था वो बदला लेता रहता है. औरंगजेब सुप्रेस द रिवोल्ट बट द जाट्स अंडर देयर लीडर राजा राम Churman, etc. continued their struggle till the last moments of Aurangzeb reign. औरंगजेब however इस वॉर को रिवोल्ट को सुप्रेस कर देता है, लेकिन जो जाट लीडर थे वो अपनी वॉर को कंटिन्यू रखते हैं. नेक्स्ट इज द सतनामी रेबिलियन. In 1672, Satnami sect of Hindus living around Narnaul revolted. The instant cause of the revolt was a dispute between a Satnami cultivator and a Mughal foot soldier. In the starting, the Satnami had some victories, but ultimately they were defeated and crushed by the Mughal forces. सतनामी और जो मुगल एक सोल्जर था उनके बीच में ये रिवोल्ट हुई थी और कुछ रिवोल्ट जो है स्टार्टिंग में कुछ सतनामीज जो हैं उनको विक्ट्री मिलती है, जीत मिलती है, लेकिन बाद में वो मुगल फोर्सेस से हार जाते हैं. नेक्स्ट इज सिख रिएक्शन इन पंजाब. सिख पीपल जो थे पर द लास्ट कम्युनिटी टू हैव अ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट विद औरंगजेब. लास्ट कम्युनिटी थी जिनकी औरंगजेब के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुई, लड़ाई हुई. ड्यूरिंग हिज रीजन the tension in the relations between Sikhs and Mughals grew. उनके टाइम पर सिख और जो मुगल के बीच में जो टेंशन थी वो ग्रो हुई, लड़ाई शुरू हुई. बट द रीजन्स फॉर कॉन्फ्लिक्ट वर पर्सनल एंड पॉलिटिकल रेदर देन रिलीजियस. लेकिन जो रीज़न क्या था वॉर का वो पर्सनल था, पॉलिटिकल था, ना कि रिलीजियस. इन 1675 गुरु तेग बहादुर was arrested along with his 5 followers, brought to Delhi and executed. 1675 में गुरु तेग बहादुर और उसके 5 फॉलोअर को पकड़ लिया गया और दिल्ली में एग्जीक्यूट कर दिया गया.
Perfect reasons for the Guru's execution are not clear. The Guru's execution led to the Sikh movement gradually turning into a military brotherhood. और इनकी एग्जीक्यूशन का भी कोई प्रॉपर वैलिड रीज़न नहीं था, इसलिए जो सिख पीपल थे, सिख मूवमेंट की शुरुआत हुई जो कि सब लोग मुगल्स के खिलाफ थे। गुरु गोविंद सिंह की पिक्चर आपको दिखाई हुई है इसमें। नेक्स्ट इज डेक्कन कैंपेन्स ऑफ औरंगजेब। Aurangzeb was determined to expel his dominions too far off Deccan. डेक्कन तक वो पहुंचना चाहते थे, लेकिन his objectives in undertaking expedition to the distant south were, क्यों जाना चाहते थे डेक्कन को, क्यों वो कैप्चर करना चाहते थे? To subjugate to the Shia kingdom of बीजापुर एंड गोलकोंडा, शियापुर और गोलकोंडा को मर्ज करने के लिए मुगल एम्पायर में। टू क्रश द इंक्रीजिंग पावर ऑफ द मराठा, जो मराठा पावर इंक्रीज हो रही थी उसको ख़त्म करने के लिए। टू अवॉइड द डेंजर कोज्ड बाय द फाइट ऑफ हिज सन अकबर हु हैड जॉइंड हिज एनिमी, जो उनके खुद के बेटे ने उनके दुश्मनों का साथ दिया था, उसको उस खतरे को ख़त्म करने के लिए। एंड द interest of the rulers of बीजापुर एंड गोलकोंडा टू जनरेट फ्रेंडली रिलेशंस विद द मराठास, और जो बीजापुर और गोलकोंडा के जो रूलर थे वो मराठास के साथ मिलकर मुगल्स को ख़त्म करना चाहते थे, इसीलिए जो औरंगजेब था उसने डेक्कन को वो कैप्चर करना चाहता था। Now the prolonged battle in the Deccan exhausted the Mughal treasury and brought it on the brink of bankruptcy. The Deccan was interrupted the economic life of the country. Trade and agriculture suffered badly. No traders ventured to come to the Deccan. The caravans could travel only in the area south of Narmada under strong escort. The Deccan policy of Aurangzeb proved to be one of the most important factors of the downfall of the Mughal Empire. और डेक्कन में, नॉर्थ से डेक्कन में आकर लड़ाई करना, इसमें बहुत ज़्यादा क्या था, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते थे, अपनी आर्मी को यहाँ भेजते थे, तो वहाँ नॉर्थ में इनका जो रूल था वो कमज़ोर होता जा रहा था। इससे क्या हुआ, ये ब्रिंक ऑफ बैंकरप्सी में आ गई, उनके पास खजाना जो था, रॉयल वेल्थ थी, वो कम होती चली गई। एंड the Deccan policy of Aurangzeb proved to be one of the most important factor of the downfall of the Mughal Empire. इसीलिए जो डेक्कन पर कब्जा करने का जो उसका सपना था, उससे जो औरंगजेब का एम्पायर है वो डाउनफॉल की तरफ चला गया। औरंगजेब हैड बिकम एग्जॉस्टेड, विथड्रॉन एंड अ बिट सुपरस्टिशन इन हिज लास्ट स्टेज। औरंगजेब के आखिरी दिनों में, ज़िंदगी के आखिरी पलों में वो बहुत ज़्यादा हारा खुद को महसूस कर रहा था और बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस हो गया था। ही स्टार्टेड स्पेंडिंग हिज टाइम copying the Quran and stitching caps etc. Aurangzeb saw in front of his eyes failure piled upon another failure and his empire fell down. औरंगजेब ने अपनी आंखों से देखा अपने एम्पायर को वन बाय वन फॉल डाउन होते हुए, वन बाय वन डिक्लाइन होते हुए। He wrote to his son Ajam, I came alone and am going alone. I have not done good to the country and the people and in the future there is no hope. वो खुद अपने बेटे को लिखते हैं कि मैं इस संसार में अकेला आया और अकेला जा रहा हूँ, मैंने यहाँ के लोगों के लिए कुछ अच्छा नहीं किया और ना ही कुछ फ्यूचर में अच्छा कर पाऊँगा। Now the later Mughals. औरंगजेब was the last powerful ruler. औरंगजेब के बाद जो भी नए रूलर आए उन सबको लेटर मुग़ल के नाम से जाना जाता है। कोई भी लेटर मुग़ल में से कोई भी रूलर ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए, जैसे कि उनके भतीजे, उनके बेटे, वो सारे नेक्स्ट मुग़ल रूलर आए, लेकिन उनमें से कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुए। नाउ कम टू द नादिर शाह इन्वेशन ऑफ इंडिया। जब मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन हो रहा था तब मराठा, सिख और जाट जो थे वो पावरफुल हो रहे थे। ओके, नाउ नादिर शाह इन्वेशन ऑफ इंडिया। इस टाइम कौन आता है? नादिर आता है इंडिया में। 1739 नादिर शाह द रूलर ऑफ ईलान।
the ruler of Iran, attacked India. After going through Peshawar and Lahore, he moved toward Delhi. पेशावर और लाहौर को कैप्चर करने के बाद वो दिल्ली की तरफ आता है. He defeated the Mughal Emperor Muhammad Shah at Karnal. Next, Nadir Shah reached Delhi. He plundered and looted enormous wealth, incorporating the renowned Peacock Throne and the Kohinoor Diamond. और फिर दिल्ली में मुगल को हराकर नादिर शाह को नेक्स्ट नादिर शाह रीच दिल्ली. ही प्लंडर्ड एंड लूटेड एनॉर्मस वेल्थ, और बहुत सारी वहाँ से वेल्थ लूट करता है, वहाँ पे प्लंडर करता है और वहाँ से दिल्ली से पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर डायमंड भी चुरा कर ले जाता है. आफ्टर बुचरिंग thousands of the innocent inhabitant of Delhi, he returned to his own country. और बहुत सारे इंडियन इनोसेंट पीपल को मारने के बाद वो अपनी कंट्री ईरान लौट जाता है. नादिर शाह अटैक gave a strong blow to the prestige of the Mughal Empire. It also motivated the Marathas to expand their एम्पायर इन नर्दर्न इंडिया. नादिर शाह ने जो दिल्ली में अटैक किया, जो प्लंडर किया, कोहिनूर और पीकॉक थ्रोन को जो लेकर गया, उससे जो मुग़ल एम्पायर थे वो बिल्कुल हिल गए थे और मराठास जो थे वो अब क्या रिवेंज लेना चाहते थे. नाउ अहमद शाह अब्दाली अटैक ऑन इंडिया. Ahmad Shah Abdali, the ruler of Afghanistan, attacked India 5 times between 1748 and 1761, but his most famous attack was 1761 when the third battle of Panipat was fought between him and the Marathas. Ahmad Shah Abdali, जिसने कम से कम 5 बार इंडिया पर अटैक किया, जिसमें सबसे पावरफुल अटैक था 1761 जो कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत थी, जिसमें उसकी सामना किससे हुआ था? मराठास से हुआ था. अहमद शाह अब्दाली गेव अ ह्यूमिलेटिंग डिफीट टू द मराठास, और बहुत सारे मराठास को क्रश कर दिया था और उन्हें अहमद शाह अब्दाली ने हरा दिया था. They were endeavored to retreat to the Deccan for some time. The Mughal rule also shrank to certain areas around Delhi, and the Mughal emperor now ruled in name only. The last Mughal ruler, Bahadur Shah II, who was one of the leaders of the Great Rising of 1857, was captured and exiled to Rangoon, where he passed away in 1862. अब जो मुग़ल रूलर हैं, मुग़ल एम्पायर था, वो बिल्कुल डिक्लाइन हो गया था, और जो लास्ट मुग़ल रूलर थे बहादुर शाह II, और जो कि ग्रेट राइजिंग ऑफ 1857 रिवोल्ट के लीडर रहे, उनको पकड़ लिया गया और देश निकाला दे दिया गया, रंगून भेज दिया गया, जहां उनके 1862 में डेथ हो जाती है. नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इतना स्ट्रॉन्ग मुगल एम्पायर होते हुए, जिन्होंने 200 साल तक इंडिया पर रूल किया, कैसे वो डिक्लाइन हो जाता है? क्या कारण थे? फर्स्ट इज अनपॉपुलरिटी ऑफ औरंगजेब. औरंगजेब जो कि एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे, उनका दूसरे रिलीजन के प्रति कोई भी टॉलरेंस नहीं था. हिंदू लोगों पर टैक्स लगा दिए थे, इसीलिए वो अनपॉपुलर हो गए थे, लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे. नेक्स्ट इज इनटॉलरेंट पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब. औरंगजेब की जो पॉलिसी थी वो बिल्कुल भी सहनीय नहीं थी. एंटी हिंदू एक्शंस जैसे कि पिलग्रिमेज टैक्स, इम्पोजन ऑफ जजिया, डिमोशन ऑफ टेम्पल्स एंड फोर्सिबल कन्वर्जन मेड द हिंदूज हिज एनिमीज. और हिंदू लोगों पर हर तरीके के टैक्स लगा दिए थे, जिससे हिंदू लोग उनके एनिमी बन गए थे. ऑल्सो जो राजपूत एक टाइम पर मुगल के दोस्त थे, वो भी अब उनके खिलाफ हो गए थे. He made the Sikh, the Marathas and the Jats the enemies of the empire. सबको अपने खिलाफ कर लिया था. नेक्स्ट इज औरंगजेब डेक्कन पॉलिसी. औरंगजेब डेक्कन को कॉन्क्यूर करना चाहता था, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया. बहुत सारे पैसों का लॉस हुआ और बहुत सारी रिवोल्ट जो है वो हार गया. नेक्स्ट इज वीक एंड इनकम्पिटेंट सक्सेसर ऑफ औरंगजेब. औरंगजेब के जो नेक्स्ट सक्सेसर आए वो बिल्कुल भी
बिल्कुल भी कॉम्पिटेंट रूलर नहीं थे एंड दे वर पपेट इन द हैंड्स ऑफ देयर नोबल्स एंड मिनिस्टर्स। द लेटर मुगल्स वर मैन इन पैटिकोट्स। वो बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं थे, इसीलिए उनको मैन इन पैटिकोट का नाम दिया गया है, क्योंकि वो एज अ पपेट का काम करते थे। नेक्स्ट इज एब्सेंस ऑफ लॉ ऑफ सक्सेशन। After the death of a ruler, there was a fierce war of succession among the claimants to the throne. Such conflict ruined the stability of the empire. मुगल एम्पायर में जब किसी की भी रूलर की डेथ हो जाती थी, उसके बाद इंटरनल रिवोल्ट इतनी ज़्यादा होती थी कि स्टेबिलिटी नहीं हो पाई। नेक्स्ट इज फॉरेन अटैक्स। अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह, जिन्होंने मुग़ल एम्पायर को बहुत बड़ी मात दी क्योंकि वो इंडिया को प्लंडर करके गए थे। दे क्रिएटेड लॉलेसनेस एंड वीकेंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। नेक्स्ट इज ग्रोथ ऑफ एनिमिटीज़। औरंगजेब के टाइम पर जितने भी नोबल्स थे वो क्या बन गए थे, उनके दुश्मन बन गए थे। एंड नो वन टू केयर फॉर द प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री। सब एक दूसरे की वेल्थ के पीछे पड़े थे, कंट्री का किसी को भी ध्यान नहीं था। नेक्स्ट इज मॉनेटरी बैंकरप्सी। मुग़ल रूलर ने बहुत सारे पैसे खर्च किए थे मॉन्यूमेंट बनाने में, बिल्डिंग बनाने में और चैरिटी करने में या डेक्कन को कंट्रोल करने में, ताकि एट द टाइम ऑफ औरंगजेब डेथ द ट्रेजरी वॉज एम्प्टी। जब औरंगजेब की डेथ हुई तो उस टाइम जो शाही खजाना था वो बिल्कुल खाली था। नेक्स्ट इज द मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन। मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, किस टाइप की गवर्नमेंट थी, कैसे लोग रूल करते थे। जो एम्परर अकबर थे वो एन एलिजिबल एडमिनिस्ट्रेशन। मुग़ल रूल में सबसे ज़्यादा जो विजडम वाइज किंग थे वो एम्परर अकबर थे। इन ऑलमोस्ट ईच ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ही ऑल्सो इम्प्रूव्ड अपॉन द एडमिनिस्ट्रेटिव एस्टेब्लिशमेंट ऑफ शेर शाह। अल्टीमेटली ही डिजाइंड सच एज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम विच वॉज मेंटेन्ड विद माइनर अल्टरेशन बाय हिज सक्सेसर। उन्होंने बहुत अच्छी एक एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था की थी, जो उनके बाद मुग़ल रूलर आए उन्होंने भी थोड़ा बहुत चेंज करके उन्हीं एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया। फर्स्ट, द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। द एम्परर वॉज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन। पूरी सरकार का सेंट्रल पॉइंट कौन था? एम्परर। ही वॉज एन ऑटोक्रेट एंड हैड लिमिटलेस पावर। एक ऑटोक्रेट था, मतलब उसकी मर्जी चलती थी, जो वो चाहता था उसके एम्परर में वही होता था और उसके पास लिमिटलेस पावर्स थी। तो a disposed Akbar was an enlightened ruler. He did not implement the entire administration single-handedly. He had a good number of ministers to help and suggest him. However, अकबर ने सारी चीज़ें अपने हाथ में नहीं ले रखी थी। उसने एक अच्छे राजा की तरह जो ड्यूटीज़ थी वो मिनिस्टर्स में डिवाइड कर रखी थी, जो मिनिस्टर्स उनकी हेल्प करते थे और सजेस्ट करते थे। और इनमें से मोस्ट जो सिग्निफिकेंट मिनिस्टर्स थे जैसे कि वकील, दीवान, बख्शी एंड खाने समम। एट द टाइम ऑफ अकबर द वकील was called the chief minister, but after the fall of Behram Khan the powers and significance of वकील्स office started to decline. behram Khan जो कि वकील थे अकबर के, उसके जाने के बाद वकील की जो पावर थी वो डिक्लाइन होनी शुरू हो गई। ऑन द वे ही रेज्ड अ behram खान को कहाँ भेज दिया था? वो भी एक नॉन टॉलरेंस ऑफ रिलीजन थे, तो उन्हें मक्का भेज दिया था। वहाँ ऑन द वे ही फील हाफ हार्टेड रिवोल्ट। ही वॉज ईजिली डिफीटेड एंड फॉरगिवन। सून ही वॉज किल्ड बाय अ लोहानी अफगानी हु बोर अ गुर्ज अगेंस्ट हिम। और रास्ते में ही उन्हें मार दिया गया था। एंड मीर बख्शी was conquered mainly with the maintenance, recruitment and training and inspection of the army. और मीर बख्शी एक कंसर्न पर्सन थे जो आर्मी की मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। खाने समान was in charge of the royal household.
रॉयल हाउस होल्ड के इंचार्ज थे, खाने समान। His main duties were to keep in control the emperor personal servant and took care of the food store etc. He had also to manage the Kharkhans. The Sardar-e-Sadur was to promote Islamic learning. All the officers of the judicial department like qazis and muftis were appointed by the king on his recommendation. और ऐसे ही बहुत सारे मिनिस्टर्स अकबर ने बना रखे थे जिनको अलग अलग ड्यूटीज़ दी हुई थी। नेक्स्ट इज प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अकबर ने अपने प्रोविंस को, अपने साम्राज्य को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया हुआ था एंड द हेड ऑफ द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वाज कॉल्ड सूबेदार और सिफलसार। हिज ड्यूटीज़ वर, सूबेदार जो हेड ऑफ प्रोविडेंस होता था, उस जगह का हेड होता था, उसको सूबेदार कहा जाता था। क्या ड्यूटी होती थी उसकी? टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन द प्रोविंस, टू होल्ड कोर्ट एंड एडमिनिस्टर इवन हैंडेड जस्टिस एंड टू मोटिवेट एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड इंडस्ट्री इन द सुप्रीम मिलिट्री कमांडर in the province. He had the powers to punish the disobedient subordinate, but there were some checks also on the powers of the सूबेदार। तो सूबेदार की ये ड्यूटीज़ थी, उसको ड्यूटी दी गई हुई थी, कोई भी अगर मिसबिहेव करता था तो उसे पनिशमेंट भी दे सकता था। और एक पंचायत थी, पंचायत सेटल डाउन द विलेज डिस्प्यूट। पंचायत का क्या काम होता था? जो भी पंचायत पटवारी, जो पटवारी है, चौकीदार है या पंचायत है, वो सारे लोग मिलकर क्या करते थे? विलेज में कोई भी डिस्प्यूट होता था तो उसको सोल्व आउट करते थे। नेक्स्ट इज द रेवेन्यू सिस्टम। रेवेन्यू सिस्टम मतलब टैक्स सिस्टम। अर्ली टाइम्स में मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ गवर्नमेंट क्या था? लैंड रेवेन्यू। अकबर ट्राई टू टैप सम अदर सोर्सेज ऑफ इनकम ऑल्सो। ही अपॉइंटेड Todermal as his revenue minister to reform his land revenue system. टोडरमल को अपना क्या बना रखा था? रेवेन्यू मिनिस्टर बना रखा था ताकि वो सारे रिकॉर्ड रख सके। ही गोट द कल्टिवेबल लैंड मेजर्ड। क्या करता था? जो भी खेती लायक ज़मीन होती थी उसको मेजर करता था और कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है और कितना टैक्स पे करना चाहिए, कैश में पे करना है या गुड्स में पे करना है। तो इस तरीके से जो टोडरमल था वो सारी चीज़ों का हिसाब रखता था। अगर कोई फेमाइन आ जाती थी या कोई ड्रोट की कंडीशन आ जाती थी तो उस टाइम पर जो टैक्स था वो नहीं लिया जाता था, लोगों को, पीजेंट को उस टाइम पर लोन दिया जाता था। एंड the other sources of income of the state were octroi, taxes of mines, state trading, salt tax, presents to the emperor by his noble, fine on guilty persons, income from माइंटिंग ऑफ कॉइन एट्सेट्रा। और इसके अलावा रेवेन्यू सिस्टम के अलावा और भी बहुत, लैंड टैक्स के अलावा और भी बहुत टाइप के टैक्स थे उस टाइम पे जो अकबर की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो कलेक्ट करती थी। नेक्स्ट इज द मनसबदारी सिस्टम। अकबर ने एक बेहतर सिस्टम का शुरुआत किया जिसका नाम था मनसबदारी सिस्टम एंड न्यू लाइन्स विच वॉज कोल्ड मनसबदारी सिस्टम। द वर्ड मनसब का मतलब क्या होता है? रैंक और प्लेस। द मनसबदार वर द होल्डर ऑफ रैंक्स इन द एम्परर सर्विस। साम्राज्य में किसी रैंक कोई मिलती थी तो उसको मनसब कहते थे और उस मनसब को दे वर कैटेगराइज्ड इनटू 33 ग्रेड्स इन अकॉर्डेंस विद द नंबर ऑफ हॉर्समैन टू बी सप्लाइड बाय एन ऑफिसर टू द किंग। कौन कितने हॉर्समैन सप्लाई करेगा उस अकॉर्डिंग उनको मनसब बनाया जाता था, यानी रैंक दी जाती थी और उन्हें उस अकॉर्डिंग ज़मीन गिफ्ट की जाती थी। वो उस ज़मीन के क्या होते थे? मनसब होते थे। द मनसबदार कुड बी ट्रांसफर्ड बाय द एम्परर एट हिज सुप्रीम विल। और मनसबदार एक लैंड में फिक्स नहीं होते थे, उनको किसी भी जगह पर राजा ट्रांसफ़र कर सकता था। मनसबदारी ट्रूप्स वर रिक्रूटेड बाय द मनसबदार हिमसेल्फ। और जो मनसबदार आर्मी जो किंग को प्रोवाइड करते थे वो उसकी रिक्रूटमेंट मनसबदार खुद करता था। द किंग हाउएवर लेड डाउन जनरल रूल्स फॉर द रिक्रूटमेंट, मेंटेनेंस एंड पेमेंट ऑफ ट्रूप। लेकिन किंग ने कुछ रूल बना रखे थे कैसे आर्मी को मेंटेन करना है, कैसे रिक्रूटमेंट करनी है और कैसे उन ट्रूप्स को पेमेंट देनी है।
To check the malpractices by Mansabdar, descriptive roles of their soldiers were maintained. Their horses were also branded दगा। उनके जो घोड़े थे वो भी ब्रांडेड होते थे और उनके ऊपर मनसबदारी सिस्टम को चेक करने के लिए भी कुछ ऑफिशियल अपॉइंट किए गए थे। नेक्स्ट इज अग्रियन रिलेशंस। Agrarian relation, the political stability granted by the Mughal undoubtedly made contribution to the growth of agriculture, trade and commerce. Agriculture continued to dominate the finance with food grains as its staple production. जो political stability थी वो मुगल रूलर की कैसे आती थी? मेड बाय कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड कॉमर्स विद फूड ग्रेन्स एज इट्स स्टेपल फूड, while certain food grains, spices and condiments were exported from Gujarat। और कुछ जो फूड ग्रेन थी या मसाले थे वो गुजरात से एक्सपोर्ट किए जाते थे। Bengal and Deccan, no foodstuff was imported, bearing fruit and other delicates for the prosperous classes and royalty. Although a peasant had to pay approximately half of his production as taxes, he had sufficient to eat and to meet his common needs। और जितने भी peasant को जितनी भी प्रोडक्शन होती थी उसका कम से कम हाफ एज टैक्सेस पे करना होता था और बाकी का जो हाफ है वो अपनी घर की नीड पूरा करने के लिए यूज़ करता था। उस टाइम पर ड्यूरिंग दिस पीरियड, मुग़ल पीरियड का जो टाइम था, जो पीजेंट थे उन पर एक लैंड रेवेन्यू लगा हुआ था। ही कुड ऑल्सो सेल हिज लैंड। जो पीजेंट जो खुद खेती करते थे वो उस लैंड के ऑनर होते थे और उनको लैंड रेवेन्यू देना होता था। वो अपनी लैंड को सेल भी कर सकते थे या फिर उनके जो नेक्स्ट हेरिडिटरी होती थी, उनके बच्चे थे, उनको आफ्टर उनकी डेथ के बाद उनके बच्चों को लैंड चली जाती थी। द पीजेंट्स हु ओन द लैंड दे टिल्ड वर नोन एज खुद कश्त। और जो अपनी लैंड को खुद टिल्ट करते थे, खुद एग्रीकल्चर करते थे, उनको खुद कश्त कहा जाता था। वो लैंड रेवेन्यू कस्टमरी रेट पर प्रोवाइड करते थे एंड दे ओन द लैंड, बुलॉक्स एंड प्लाउ। उनके अपने लैंड होती थी, अपने बुलॉक होते थे और अपने प्लाउ होते थे। ऐसे पीजेंट, द पीजेंट्स हु डिड नॉट हैव देयर ओन लैंड, बुलॉक्स एंड प्लाउ often tilted the land of जमींदार्स and could barely manage out an existence। और जिनके पास ऐसे किसान जिनके पास खुद की लैंड नहीं होती थी, जमींदार्स की लैंड में वो काम करते थे और सिर्फ इतना ही कमा पाते थे कि उनके वो सरवाइव कर सके, अपने घर का पालन पोषण कर सके। सच पीजेंट वर नोन एज पाहिज। और ऐसे किसानों को जो लैंडलेस फार्मर थे उनको पाहिज कहा जाता था। और इस टाइम पर एन अंडरस्कोरिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशन ड्यूरिंग द टाइम वॉज द ग्लोरियस डिस्पैरिटी बिटवीन द लग्जरियस स्टाइल of the noble and jamindar on one hand and the abject poverty of peasants, labor and artisan who groaned under the heavy burden of taxation on the other hand। इस टाइम एक अच्छी बात जो नहीं थी उस टाइम की एडमिनिस्ट्रेशन की वो क्या था, एक तरफ जो नोबल थे, जो किंग थे, वो लग्जरी लाइफ जी रहे थे और दूसरी तरफ जो किसान थे और जो लैंडलेस फार्मर थे, लेबर थे, आर्टिशन थे, वो बहुत गरीबी में लाइफ जी रहे थे। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेशन का बर्डन था और उनके लिए सर्वाइव करना भी बहुत मुश्किल था। द राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड मेनली डिपेंड फॉर सक्सेशन, बट the new rights of ownership of land were being created all the time. As per tradition, anybody who first brought land under cultivation was thought as its owner। जैसे कि जो भी सबसे पहले बंजर ज़मीन पर खेती करता था, उस लैंड को अंडर कल्टीवेशन लेकर आता था, उसको उस लैंड का ओनर माना जाता था। बिसाइड ओनिंग द लैंड्स, दे कल्टिवेटेड अ कंसिडरेबल ग्रुप ऑफ जमींदार्स हैड द हेरिडिटरी राइट ऑफ गैदरिंग लैंड रेवेन्यू from a number of villages. This was known as his jamindari or taluka। For gathering the land revenue, the jamindars got a share of land revenue up to 25%, but unlike modern jamindars, they were not the owners of land in their jamindari।
जो ज़मींदार्स होते थे वो ऐसी लैंड के जो ओनर होते थे उनसे 25% का टैक्स लेते थे, लेकिन ज़मींदार जैसे अब हम बात करते हैं जिनकी खुद की ज़मीन होती है, वो उस टाइम उनकी खुद की ज़मीन नहीं होती थी, वो सिर्फ क्या करते थे, उन्हें वो राजा से मिला हुआ एज अ गिफ्ट होता था। They stopped paying the land revenue. The peasants who really cultivated the land could not be disposed of their land until they stopped पेइंग द लैंड रेवेन्यू। जब तक जिस किसान के पास लैंड होती थी, जब तक वो लैंड टैक्स पे करते रहते थे, लैंड रेवेन्यू देते रहते तब तक उनसे वो लैंड छीनी नहीं जाती थी। दस द जमींदार्स एंड द पीजेंट हैड देयर ऑन हेरिडिटरी राइट्स इन लैंड। इसीलिए जो जमींदार थे और जो पीजेंट थे उनके पास खुद के हेरिडिटरी राइट्स थे ज़मीन पर। अबव द जमींदार्स वर द राजाज who dominated big parts of territories and enjoyed internal autonomy। और जमींदार्स के ऊपर कौन थे? राजा थे, जो कि असल में टैक्स कलेक्टर थे। Thus the society was highly hierarchical. The zamindars had their own armed forces and lived in gadi or forts. तो the combined forces of the zamindars were considerably, they were dispersed and could not fled big forces at given place and time. According to an Ane-Akbari of Abul Fazl, the zamindars had a total of 3,84,558 sawars and 4277,057 foot soldiers and 1,863 एलिफेंट्स एंड 4,260 कैनन्स। इतनी ज़्यादा उनके पास वेल्थ होती थी। एंड दस द जमींदार्स फॉर्म्ड अ मैसिव एंड पावरफुल क्लास। इसीलिए जो जमींदार हैं उस टाइम उनको मैसिव और पावरफुल क्लास में काउंट किया जाता था। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर एनी किंग और सेंट्रल अथॉरिटी टू इग्नोर दैम। इसीलिए उस टाइम किसी भी किंग या फिर सेंट्रल अथॉरिटी उनको इग्नोर नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनके पास इतनी पावरफुल चीज़ें थी। In addition to Jamindar, there was a very good class of religious divine scholars who were granted tract of land for their own maintenance. Such grants were known as मदन माश। और जमींदार के अलावा और भी एक ग्रुप था जिनको मदन माश के नाम से जाना जाता था। Now there is a case study of the great emperor Akbar. अकबर ग्रेट एम्परर था। अकबर वॉज बोर्न एट अमरकोट इन 1542 AD. हमीदा बानो बेगम वॉज हिज मदर. हुमायूं वॉज इन अ pitiable situation at the time of Akbar's birth. He had only कस्तूरी to distribute for celebrating his birth. जिस टाइम अकबर का जन्म हुआ उनके पास कुछ भी सेलिब्रेट करने के लिए नहीं था, सिर्फ कस्तूरी था। While distributing it, Humayun wanted that his son's fame would spread in the whole world like the fragrance of कस्तूरी। तो हुमायूं उसके पिता का कहना था कि जैसे कस्तूरी की खुशबू हर जगह फैली हुई है, ऐसे ही बड़ा होकर मेरे बेटे का जो नाम है वो इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हो, कस्तूरी की तरह पूरे संसार में फैल जाए। हुमायूं पास्ट अवे इन 1556 AD। उसके बाद उसका बेटा अकबर जो है उसको थ्रोन मिल जाता है एंड बैराम खान एज द यंग किंग रीजेंट। अकबर वॉज क्राउंड एट कलानौर। अकबर को वहाँ का राजा बना दिया जाता है। अकबर बहुत ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन बैराम जो था उसका सलाहकार वो उससे खुश नहीं था, क्योंकि बैराम जो था वो इनटॉलरेंस ऑफ रिलीजन था। लेकिन अकबर नॉन मुस्लिम से हेट नहीं करता था, तो वो क्या करता है, बैराम खान को एक धार्मिक यात्रा पर मक्का भेज देता है, जहाँ रास्ते में उसको कोई मार देता है। नाउ नेक्स्ट इज अकबर रिलीजियस पॉलिसी। अकबर की धार्मिक पॉलिसी क्या थी? अ पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस विच वॉज एन नेसेसरी टर्म फॉर नेशन बिल्डिंग वॉज फॉलोड बाय अकबर। Therefore, he abolished jizya in 1526 AD. Hindus were given full freedom of public worship and permitted the converts to go back to their religion. हिंदू पीपल जिन पे एक टैक्स लगता था, जजिया टैक्स, उसको अकबर ने रिमूव कर दिया 1526 में, और हिंदू पीपल को पूरी आज़ादी दी गई थी कि वो अपनी वर्शिप कर सके और अपने रिलीजन को दोबारा से अपना सके। और अकबर ने बहुत सारे जो पिलग्रिमेज टैक्स थे हिंदूज़ पर जो लगाए हुए थे उनको हटा दिया था। हिंदू पीपल अपने फेस्टिवल दिवाली, होली, बसंत पंचमी सेलिब्रेट कर सकते थे। एंड
एक नया जो धर्म है दीने इलाही, एक नया धर्म अकबर ने शुरू किया। अ ग्रेट अल्टरनेशन अकर्ड इन द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अकबर इन 1581 AD. He tried to set up a new faith, religion or order called दीने इलाही। एक नया धर्म उन्होंने बनाने की कोशिश की जिसका नाम था दीने इलाही। अकबर ने एक हॉल में ये इबादत खाना बनाया जिसमें सब लोग, हर धर्म के लोग प्रे करेंगे और कोई भी जो डिस्कशन है, रिलीजियस डिस्कशन होगी, वो इबादत खाना में होगी। ही इन्वाइटेड scholars of all religions, Hindu, Jain, Islam and Christian to participate in the discussion। और इबादत खाने में उसमें डिस्कशन के लिए उसने हर एक रिलीजन के स्कॉलर्स को बुलाया, उन स्कॉलर से उनके व्यूज़ सुने, उनके आइडियाज़ सुने और सारे धर्म को मिलाकर एक नया धर्म बनाया जिसका नाम था दीने इलाही, जो सिर्फ एक भगवान में बिलीव करता था कि सबका भगवान एक है। अकबर डिड नॉट फोर्स एनीवन टू चेंज हिज रिलीजन। According to Biocham, only 18 prominent persons joined his new faith। अकबर ने किसी को भी अपना रिलीजन छोड़कर दीने इलाही चूज़ करने के लिए नहीं कहा, लेकिन एक बुक के अनुसार सिर्फ 18 लोगों ने ही दीने इलाही को चूज़ किया। ओनली प्रोमिनेंट हिंदू मेंबर ऑफ दीने इलाही वॉज बीरबल, जिनमें से एक फेमस हिंदू पीपल था बीरबल। अकबर मेन ऑब्जेक्टिव इन फाउंडिंग दीने इलाही वॉज पॉलिटिकल। ही वॉन्टेड टू यूनाइट द पीपल pertaining to various religions and build a nation state। The दीने इलाही disappeared with the death of अकबर। उसका रिलीजियस पर्पस नहीं था, दीने इलाही के पीछे क्या पर्पस था? पॉलिटिकल पर्पस था कि हर धर्म के लोग जो हैं वो मिलकर चलें और एक अच्छा नेशन बनाएं। जैसे ही अकबर की डेथ होती है, दीने इलाही जो धर्म था वो भी डिसअपियर हो जाता है। नाउ अकबर्स राजपूत पॉलिसी। अकबर वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ इंडिया जिसने पहली बार राजपूत के साथ हेल्प करने में, राजपूत के साथ हाथ मिलाने में पहल की। ही फेल्ट दैट द राजपूत्स हु वर द मिलिट्री लीडर्स ऑफ द हिंदूज कम्युनिटी मस्ट नॉट फील द पिंच ऑफ हैविंग अ फॉरेन रूलर, कि जो राजपूत रूलर हैं उनको ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि कोई फॉरनर आकर उनके ऊपर रूल कर रहा है। इसीलिए उन्होंने दोस्ती का हाथ उनकी तरफ बढ़ाया। दे हैड टू बी पीसफुली वोन ओवर, बट ही वॉज श्योर दैट those who did not surrender must be compelled to submit by force of arms। इसलिए उन्होंने राजपूत के आगे शर्त रखी, दो प्रपोजल रखे, एक मैरिज का और दूसरा खुद सरेंडर का, ताकि जो उसको जागीर देगा अकबर उसे बहुत बड़ा गिफ्ट देगा और रॉयल कोर्ट में शामिल करेगा। जो लोग ने खुद सरेंडर किया वो मुगल एम्पायर में मर्ज हो गए और जिन्होंने सरेंडर नहीं किया उन्हें अकबर के खिलाफ फाइट करनी होती थी। He also believed that they must be permitted perfect freedom in matters of faith and worship। These were the characteristics of the new Rajput policy of Akbar, which have won for him a wonderful place in history। और ये पॉलिसी जो थी राजपूत पॉलिसी, ये बहुत बेहतर साबित हुई अकबर के लिए। नेक्स्ट इज डेक्कन पॉलिसी। अकबर की डेक्कन पॉलिसी थी, अकबर चाहता था कि पूरे इंटायर इंडिया पर वो रूल करे, सब कॉन्टिनेंट हो चाहे वो या पूरा इंडिया हो। एंड सेकेंडली चेकिंग द इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द पुर्तगीज़ इन डेक्कन स्टेट, कि डेक्कन स्टेट में जो पुर्तगीज़ आ रहे हैं उनका कितना इन्फ्लुएंस है, उनको वहाँ से हटाने के लिए और पूरे इंडिया में सुपरमेसी दिखाने के लिए अकबर डेक्कन को कंक्यूर करना चाहता था। आफ्टर कंप्लीटिंग द कंक्यूस्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, अकबर टर्न्ड हिज अटेंशन टुवर्ड द कंक्यूस्ट ऑफ डेक्कन। पूरे नॉर्थ इंडिया को कैप्चर करने के बाद अकबर साउथ इंडिया को यानी डेक्कन रीजन को कंक्यूर करना चाहता था, जहां पर उन्होंने कॉन्क्यूर किया अहमदनगर को, जहां पर कौन क्वीन थी उस टाइम? ब्रेव क्वीन चांद बीबी। शी वॉज ब्रूचली किल्ड बाय हर ओन ट्रेजर्स, और वहां पर अकबर ने ब्राइब दी और अहमदनगर के किले को जीत लिया। नेक्स्ट इज अकबर कल्चर अचीवमेंट्स। फर्स्ट इज आर्किटेक्चर।
अकबर ने बहुत सारी सुंदर बिल्डिंग का निर्माण कराया, जैसे बहुत सुंदर पैलेसेस, बिल्डिंग एंड म्यूजियम्स, और जिसका एग्जाम्पल आप दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट इज लिटरेचर। Akbar did not get any opportunity to receive a formal education. Though he was unable to read and write, he was a great patron of learned persons. He acquired much learning by having books read to him. अकबर जिसने कभी स्कूल जाकर नहीं देखा, किसी गुरु के पास शिक्षा नहीं ली, उसे कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली थी, लेकिन इतना ना वो लिखना जानता था ना वो पढ़ना जानता था, लेकिन एक ग्रेट पैटर्न था लर्निंग का। जो भी लर्न पर्सन थे, स्कॉलर से, उनसे सुनना, उनसे डिस्कशन करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। एंड अब्दुल रहीम खान खनन एंड फैज़ी अब्दुल फैज़ी रोट टू रिनोन्ड हिस्टोरिकल वर्क्स, दैट इज़ आने अकबरी एंड अकबरनामा। अकबरनामा और आने अकबरी दो बुक हैं ये, जो अकबर की लाइफ के बारे में लिखी हुई हैं। मैनी स्कॉलर्स एट द कोर्ट ऑफ अकबर न्यू बोथ संस्कृत एंड पर्शियन। बहुत सारे जो स्कॉलर थे उसके कोर्ट में, वो संस्कृत और पर्शियन दोनों जानते थे और एक दूसरी भाषा में ट्रांसलेट भी कर देते थे। हिंदू बुक सच एज रामायण, महाभारत एंड रजनातारागिनी, अथर्ववेद एंड बहुत सारे जो बुक हैं वो पर्शियन, जो संस्कृत में लिखी हुई थी वो पर्शियन लैंग्वेज में इन्होंने ट्रांसलेट की। ड्यूरिंग अकबर लाइफ टाइम हिंदू लिटरेचर ऑल्सो मेड प्रोग्रेस। एमंग द नोटेबल स्कॉलर्स वर अब्दुल रहीम खान, सूरदास, कबीर एंड तुलसीदास। द दोहा स्क्रिप्टेड बाय कबीर एंड अब्दुल रहीम खान Khanan are popular even today. Tulsidas Ramcharitmanas is the most celebrated book of Hindus in North India. तो ये जो बुक हैं ये भी मुगल रीजन में ही लिखी गई थी। Now music and painting. Akbar the Great was a lover of music. Tansen was the most renowned of musician of the time who had adorned Akbar court. और अकबर कोर्ट का फेमस म्यूजिशियन था तानसेन. He created some new rags. The other renowned musician of Akbar time were बैजू बावरा, बाबा रामदास एंड सूरदास। और पेंटिंग का भी अकबर को बहुत ज़्यादा शौक था। बहुत सारे पेंटर उनके कोर्ट में थे जो राधा कृष्णा के बारे में पेंट करते थे, लैला मजनू के बारे में, और भी अकबर के कोर्ट के बहुत सारे सीन्स को उन्होंने ब्यूटीफुल पेंटिंग्स में उतारा है। एंड 9 gems ऑफ अकबर कोर्ट और नवरत्न्स। Akbar court was well known for the presence of 9 illustration men known as the 9 gems. They gave great services to the Mughal Empire. कौन थे ये 9 लोग? They were Faizi, Abul Fazl, Todermal, Tansen, Abul Rahim Khan and Mirza and Aziz Koka, Raja Bhagwan Das, Raja Man Singh and Birbal. Raja Birbal is remembered even today for his wit and humor. तो ये जो थे ये 9 gems of Akbar court थे। Next is other achievements of Akbar. अकबर ने और क्या क्या अचीवमेंट हासिल की? अकबर वॉज नॉट ओनली द एक्चुअल founder of the Mughal Empire but also a glittering star in the Indian history. He set up a very vast empire for himself and did not relax till he made himself the master of almost the entire India. जो अकबर थे वो एक बहुत बड़े मुग़ल किंग तो थे ही, उसके अलावा पूरी इंडियन हिस्ट्री के लिए भी वो बहुत बढ़िया एम्परर साबित हुए हैं। और जब तक वो पूरे इंडिया को उन्होंने कॉन्क्यूर नहीं कर लिया तब तक वो चैन से नहीं बैठे। ही डिड न्यू एक्सपेरिमेंट्स इन ईच ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सक्सीड इन डेवलपिंग एन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम विच वॉज फॉलोड बाय हिज सक्सेसर। और हर तरीके के उन्होंने हर फील्ड में एक्सपेरिमेंट किए और एक नया एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम शुरू किया जो बाद में उनके सक्सेसर ने भी फॉलो किया। और मुस्लिम और हिंदू सबको इक्वली उन्होंने ट्रीट किया। जजिया टैक्स जो नॉन मुस्लिम पर लगता था, हिंदू पीपल पर लगता था, उसको रिमूव किया और हिंदू पीपल को हर तरीके से वर्शिप करने की इजाज़त दी। वो अपने जो त्यौहार थे वो सेलिब्रेट कर सकते थे। मैग्निफिशेंट बिल्डिंग ऑफ सैंडस्टोन beautified by carving and brilliantly colored
वर कंस्ट्रक्टेड इन दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी, और बहुत सारी बिल्डिंग उसके रीजन में बनी है। लिटरेचर एंड एजुकेशन ऑल्सो मेड मैसिव प्रोग्रेस। ऑल दिस शो दैट अकबर शार्प इंटरेस्ट टू रेज द मोरल एंड इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल। Akbar is thus justly known as a great king. He was in fact one of the greatest king of all time. और इसीलिए अकबर को ग्रेट किंग के नाम से जाना जाता है। Now let us see the important points. The first battle of Panipat was fought between Babur and Ibrahim Lodhi in 1526. Babur was the founder of the Mughal dynasty. Sher Shah defeated Humayun in the Battle of Kannauj in 1540. Humayun occupied Delhi and Agra in 1555 AD. The second Battle of Panipat was fought between Akbar and Hemu in 1556 at Panipat. Akbar was 13 years old when he became emperor. अकबर सिर्फ 13 साल के थे जब वो राजा बने। अकबर रिलीजियस पॉलिसी वॉज लिबरल। ही कंस्ट्रक्टेड द इबादत खाना वेयर रिलीजियस डिस्कशन वर हेल्ड। अकबर हर एक धर्म को फ्रीडम देते थे। एक इबादत खाना बनवाया था जहां पर सब धर्म के जो स्कॉलर थे वो आपस में डिस्कशन करते थे। अकबर इंट्रोड्यूस दीन-ए इलाही, अ न्यू रिलीजन। अकबर ने एक नए रिलीजन को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था दीन-ए इलाही। नूरजहां वॉज द वाइफ ऑफ जहांगीर। नूरजहां portrait was set on the royal coins and seals along with जहांगीर। जहांगीर के साथ नूरजहां के भी उस टाइम पर जो कॉइन्स बने हुए हैं उन पर इंस्क्रिप्शन है, उनकी पिक्चर बनी हुई है। अकबर कंस्ट्रक्टेड अ न्यू सिटी ऑफ फतेहपुर सीकरी नियर आगरा। आगरा के पास अकबर ने एक नई सिटी बनाई जिसका नाम था फतेहपुर सीकरी। शाहजहां मेड द पीकॉक थ्रोन ऑन विच ही यूज्ड टू सिट। द कोहिनूर डायमंड वॉज फिक्स्ड इन इट। शाहजहां ने एक पीकॉक थ्रोन बनाया था, एक गद्दी बनाई थी जिस पर वो बैठता था, जिस पर कोहिनूर डायमंड लगा हुआ था। जहांगीर असेंडेड ऑन थ्रोन आफ्टर डिफीटिंग हिज ब्रदर्स। जहांगीर को थ्रोन मिला अपने भाइयों को हराने के बाद। द सिसोदिया राजपूत्स डिनाइड टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी। सिसोदिया राजपूत ने मुगल अथॉरिटी को मानने से इनकार कर दिया। द टर्म मनसबदार सिग्निफाइज टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स अ मनसब। इट डिनोट्स अ पोजीशन और रैंक। मनसबदार, मनसबदारी सिस्टम क्या होता था? मनसब होता है जिसको कोई पोजीशन मिली हो, रैंक मिला हो। मनसबदार्स रिसीव देयर सैलरी एज रेवेन्यू असाइनमेंट्स नोन एज जागीर्स। मनसबदार्स को राजा क्या सैलरी देते थे? उन्हें जागीर देते थे। वहाँ से जो टैक्स कलेक्ट होता था वो मनसबदार का होता था और कुछ % राजा को मिलता था। जब्त वॉज अ रेवेन्यू सिस्टम। जब्त एक टाइप का रेवेन्यू सिस्टम था। टोडरमल एग्जीक्यूटेड अ केयरफुल सर्वे फॉर लैंड। टोडरमल पूरे जो उस टाइम मुगल एम्पायर में लैंड थी उसका सर्वे करता था। अबुल फैजल स्क्रिप्टेड अकबरनामा। अबुल फैजल ने अकबरनामा लिखी है। एंड सूबेदार वॉज द हेड ऑफ अ सूबा। और सूबा के हेड को क्या कहते थे? सूबेदार कहते थे। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे।